ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स साइंस पीटी 365 रीजन आईएएस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। इसके अलावा साइंस का अगर आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है तो आप उसके लिए एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट 80-90% कंप्लीट कर दिया गया है, कुछ एक चैप्टर को छोड़ के, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। पॉलिटी पीटी 365 से पॉलिटी पीटी 365 का पूरा मैगज़ीन डिस्कस किया गया है 4 पार्ट में, और सिर्फ मैगज़ीन डिस्कस नहीं किया गया है, मैगज़ीन के साथ जो स्टैटिक पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस किया गया है। मतलब ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए न केवल बीपीएससी 78 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आप बीपीएससी 71 भी दे रहे हैं या 72 भी देना पड़े तो भी ये रेलिवेंट होगा। क्यों रेलिवेंट होगा कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, करंट अफेयर्स के नाम पे पिछले 2 साल 3 साल इवन कि 4-4 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया जाता है। अब आप ही बताइए ना, क्रिप्टो करेंसी 5 साल पहले भी क्रिप्टो करेंसी था, आज भी क्रिप्टो करेंसी है। हो क्या जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी में 5 साल पहले सवाल आता तो डायरेक्ट आता कि बिटकॉइन क्या है ये बताइए। आज क्रिप्टो करेंसी में सवाल आएगा तो पूछा जाएगा कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है। 2 साल पहले आता तो पूछा जाता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आज पूछा जाएगा कि स्टेबल कॉइन क्या है ना। तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होते हैं, बाकी पुराना जो है, क्योंकि साइंस चेंज नहीं होने वाला है, क्यूबिट्स चेंज नहीं होने वाला है, क्वांटम कंप्यूटिंग चेंज नहीं होने वाला है, एरावत कंप्यूटर का जो फैक्ट है वो नहीं चेंज होने वाला है, परम सिद्धि नहीं चेंज होने वाला है। तो ये जो वीडियोज़ है अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए अभी और बाद के लिए, मतलब अगले आने वाले 2-3 साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, 2-3 साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको देखें, टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं देखें। अगर आप टाइम पास करने आए हैं देन प्लीज़ आप कहीं और टाइम पास कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस कैंडिडेट एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम 1 आवर 2 आवर, देन यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। और आप पर्सनली भी आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप ईमेल आईडी भी जो हमारा डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे आप देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे जाके आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, या @दशरथ मांझी मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से इसको भी कर दिया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट माइका, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया है मार्केट इन क्रिप्टो असेट माइका लेजिस्लेशन। माइका लेजिस्लेशन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? माइका लेजिस्लेशन किसने पास किया है? सबसे पहला ऑप्शन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन होगा माइका दिया हुआ है तो हो सकता है कि बिहार दे दे, है ना, तीसरा ऑप्शन देगा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन दे देगा यूरोपियन यूनियन। जनरली होता क्या है कि पहला स्टेट इस तरह के सवाल में, है ना, इस तरह के सवाल में नहीं, मतलब जो टेंटेटिव क्वेश्चन होते हैं, चलिए खैर वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो जो माइका लेजिस्लेशन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और आपको ऑप्शन टिक करना है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है कि आप या तो सीधे इसको रट लीजिए वन लाइनर, या बातों को समझ लीजिए। समझने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई है, चाहे मशीन लर्निंग है, डेटा प्राइवेसी को लेके हो, या यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिप्टो असेट्स को लेके, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो साइबर सिक्योरिटी को लेके हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे अगर कोई लॉ बनेगा, किसी का सबसे पहले ध्यान जाएगा, किसी का सबसे पहले फोकस जाएगा, तो वो जाएगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट का। ये थंब रूल आप बना लीजिए अपने लिए, ठीक है, कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई पहला लॉ आया तो कहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड का पहला ग्लोबल समिट हुआ था जो लंदन में हुआ है, ठीक है। ब्लेसली पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे ये समिट हुआ है, ठीक है। तो ये भी यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। माइका लेजिस्लेशन भी यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन पार्लियामेंट का इनिशिएटिव है। क्यों इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो असेट है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट पार्टी ओन्ड है।
जैसे हम जो रुपी यूज करते हैं ये आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जो डॉलर इशू किया जाता है वो फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इशू करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के बिहाफ पे, कि गवर्नमेंट बैकिंग देता है कि भाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतना सोना इतना रिजर्व है, और तब वो डॉलर इशू करता है, ठीक है। और तब पब्लिक जो है इस पैसे पे विश्वास करता है, पब्लिक इस पैसे को यूज करता है। हमने हमारे हाथ में जो 2000 का नोट है वो क्या है, कागज है, अगर उसका आप फिजिकल वैल्यू देखिएगा तो 2-3 रुपये होगा, बहुत से बहुत 4-5 रुपये होगा, 10 रुपये हो जाएगा, लेकिन उसमें स्टोर्ड वैल्यू कितना है, 2000 रुपया। क्यों? ये 2000 रुपया का प्रॉमिस जो है वो आरबीआई करता है हम लोग को, ठीक है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दम पे ये काम करता है, ठीक। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्या है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेटली जनरेटेड है। तो अब आप समझ रहे हैं, E इक्वल टू ई एक फॉर्मूला है, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। एम्पायर कोई भी खड़ा होता है वो इकोनॉमी पे खड़ा होता है, और आज का इकोनॉमी किस चीज़ पे चलता है, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है रुपया, उसका सिंबल है डॉलर, उसका सिंबल है येन, पाउंड, ठीक है, करेंसी, ठीक है। इकोनॉमी का सिंबल जो है वो करेंसी है, अब गोल्ड नहीं है, ठीक है। पहले सोने के मुहरों में बात होता था, सर्फियों में बात होता था, अभी कागज के नोटों में बात होता है, उसका ये डिजिटल कागज के नोट हो गए। तो अब बात ये है कि यार सरकार बना रही है नोट, ठीक है, इनडायरेक्टली तो सरकार ही बना रही है, और मान लीजिए कि राधे श्याम जो है, यानी कि आप या हम, कोई कॉमन आदमी, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके और वो भी करेंसी बनाने लगे, बिटकॉइन बना ले, तब तो ये टसल हो गया भाई, है ना। और टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, सरकार थोड़ा धीरे इवॉल्व होती है, सरकार के पास बहुत सारा काम होता है, सरकार को करप्शन करना होता है, सरकार को पावर पॉलिटिक्स करना होता है, सरकार को वेलफेयर भी करना होता है कभी कभी। लेकिन ये जो प्राइवेट पर्सन है, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास क्या मोटो है कि बिटकॉइन को जितना ज़्यादा प्रमोट कर दो, जितना ज़्यादा इवॉल्व कर दो, टेक्नोलॉजी को एकदम भरपूर 24 घंटे यूज़ करो, और इस तरह से यूज़ करो कि खतरनाक हो जाए। और ये खतरनाक हो गया। बिटकॉइन जिसका वैल्यू 10 पैसा भी नहीं था, आज एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है एक बिटकॉइन का। सोच लीजिए, जिसका वैल्यू 10 पैसा भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, वो अब 1 लाख और 1.5 लाख का है, 1.5 लाख गुना रिटर्न है इसमें। तो आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे सरकार को चैलेंज है ना, सीधे सीधे एम्पायर को चैलेंज है। मॉडर्न एम्पायर जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़े बड़े नेशंस हैं, इनको डायरेक्टली चैलेंज है। तो इस डायरेक्ट चैलेंज से जूझने के लिए, इस डायरेक्ट चैलेंज को चैलेंज करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में सबसे आगे कौन आएगा? देखिए, 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो यूरोप का कोई कंट्री आ जाए, मतलब यूके आ जाए, जर्मनी आ जाए, और नहीं तो यूएसए आ जाए। अब ये क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला जो माइंड है ना, वो सब तो यूएसए में ही बैठा हुआ है, तो ये पहले नहीं आएगा। सारा खुराफात यहीं से शुरू हो रहा है। और ये पुराना बॉस है जो अब थक गया है, पुराना बॉस है जो अब शांति चाहता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई चीज़ होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट आता है। ये लोग पुराने बॉस है, पुराने गैंगस्टर हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ये सब पुराने बॉस हैं, पुराने लड़ाके हैं, पुराने गैंगस्टर। और ये नया गैंगस्टर है, यहाँ नए लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग रेगुलेट करते हैं कि यार कि शांति रखो, मार काट मत मचाओ, ठीक है। तो इसलिए क्रिप्टो असेट्स को, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना जरूरी है। रेगुलेशन का आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, इंडिया में नहीं चलेगा, ये कंडीशन था। और रीजन क्या था? वही रुपी वर्सेस बिटकॉइन, एम्पायर इक्वल टू इकोनॉमी। तो एम्पायर वर्सेस एम्पायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार अपनी ही चलनी चाहिए, सरकार जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चलनी चाहिए, कोई प्राइवेट पर्सन वो न कर दे। आज देखिए फेसबुक, मेटा, गूगल, इनके पास इतना ज़्यादा डेटा स्टोर हो गया है आम पब्लिक का, हमारा आपका, मतलब इस टैब पे जो हम ये ऐसे टिक कर रहे हैं, ये भी डेटा स्टोर हो रहा है कि मेरा स्टाइल कैसा है टिक करने का, मेरा स्टाइल कैसा है पढ़ाने का, बोलने का, आवाज़, किस समय कौन सा इमोशन जनरेट हो रहा है, ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है। और आज से 20 साल के बाद ये डेटा जिसके पास होगा, जो इस डेटा को प्रोफाइल कर लेगा, हर उसको ये पता होगा कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से बात करते हैं। मेरे स्लीप साइकिल के बारे में उसको पता होगा, उसको मेरा पूरा पैटर्न पता होगा कि किस समय हम वीडियो बनाते हैं, यानी उस समय हम जगे होंगे, उस समय हम हाईली एनर्जेटिक होंगे, है ना। तो मेरा पूरा पर्सनालिटी डिकोड कर सकता है, और उस पर्सनालिटी को डिकोड करके उसको ये पता चल सकता है कि हम किसको वोट देने वाले हैं।
उसको ये पता चल सकता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे बाल में लगाने के लिए, हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे खाना खाने के लिए, फिर उसी तरह का एडवर्टीजमेंट मेरे पास आएगा और हम उसको खरीदेंगे, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट होगा। तो ये डेटा का खेला है, ठीक है। ये डेटा पहले गवर्नमेंट के पास हुआ करता था कि हमारे पास कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब सरकार के पास होता था। लेकिन आज किसके पास है? गूगल के पास, फेसबुक के पास, ट्विटर के पास, है ना। तो डेटा इज न्यू ऑयल, और जो डेटा को ओन करेगा दे आर सुपर गॉड्स, ठीक है, आज के वही भगवान। तो इसको भी रेगुलेट करना जरूरी है। तो डेटा को रेगुलेट करने के लिए भी यूरोपियन पार्लियामेंट ही आगे आता है, यूरोपियन यूनियन ही आता है सबसे पहले। और हमारे यहाँ भी डेटा प्राइवेसी लॉ पास कर दिया गया है। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वो कमेटी कौन था जिसका रिकमेंडेशन था, और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन था जिसके बेसिस पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बताया गया। और इसके बेसिस पे फिर डिमांड किया गया सिविल सोसाइटी से कि भाई डेटा को, हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके प्राइवेसी के लिए एक्ट बनाया जाए। फिर एक कमेटी बनता है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर लॉ पास किया जाता है। तो ये दोनों आपको बताना है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और वो कमेटी, इन द कमेंट सेक्शन। क्रिप्टो असेट क्या होता है? असेट क्या होता है? असेट में क्रिप्टो ऐड कर दीजिए। क्रिप्टो मैंने पीछे बताया ही, इनक्रिप्टेड कोडेड मैथमेटिकल लॉजिक यूज करके कुछ हम डिजिटल चीज़ बना दें तो उसको क्रिप्टो थिंग बोलेंगे। असेट क्या होता है? जिसमें वैल्यू होता है। जैसे असेट क्या हुआ? आपका घर है, दैट इज असेट। आपके पास गाड़ी है, दैट इज असेट। आपके पास लैंड है, वो असेट है। आपके पास गोल्ड है, वो असेट है ना। ये असेट है आपके पास, ठीक है। तो क्यों असेट है? क्योंकि इसमें वैल्यू है, इसको आप बेच सकते हैं, इसको मार्केट में आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं असेट, ठीक है। टूथपेस्ट आपका असेट नहीं है, बिस्किट का पैकेट असेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमेबल गुड है, उसको लीजिएगा आप तुरंत कंज्यूम कर जाइएगा, उसको लंबे टाइम तक आप स्टोर करके। बिस्किट इसलिए नहीं खरीदिएगा कि हम 5 पार्ले जी रख लेते हैं और 10 साल के बाद ही 5 पार्ले जी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी पार्ले जी को बेच के या फिर अपने बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए पार्ले जी असेट नहीं है। थोड़ा यहाँ पे इकॉनमी भी हमने पढ़ लिया। तो असेट क्या होता है? जिसमें कि वैल्यू स्टोर होता है, वैल्यू होता है, उस वैल्यू के ऊपर आपका राइट होता है, यू आर राइटफुल ओनर, है ना। इस वैल्यू को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि राइट आपके पास है, तो आप बेच सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है। पूरा ना बेच के आधा स्टेक बेच देंगे, कंपनी खोलेंगे, वो आपका असेट है, उसमें 50% शेयर आप किसी को ट्रांसफर कर दिए, 10% शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिए। अब यही चीज़, यही असेट जो है अगर क्रिप्टो के फॉर्म में हो तो उसको क्रिप्टो असेट बोलेंगे। स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। यानी कि बिटकॉइन हो गया, नॉन फंजिबल टोकन हो गया, और इस तरह का जो भी चीज़ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके और क्रिप्टिक वे में स्टोर किया गया है, दैट इज क्रिप्टो असेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पढ़े थे हमने? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में BCT, वहाँ पे बहुत प्यार से सिंपल लैंग्वेज है, पिछले वीडियो में आपको बताया, तो उसको आप देख लेंगे। और ये कीवर्ड है, ये याद रखिएगा। ब्लॉकचेन पे कभी भी आए तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिसेंट्रलाइज्ड, ये सब आपको बताना है। क्लोज लूप है, कंप्यूटर नोड्स है, ये सब कीवर्ड्स है, ये याद रखना है। और प्रीलिम्स में यही पूछेगा। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपसे डायरेक्टली BPSC में हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, तो वो तो मेंस का पर्सपेक्टिव हो गया, और वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन को कैसे डिफाइन करेंगे, और उसका कुछ फीचर्स इसका 2-3 लिख देना है, जिसमें कि एक यही आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होता है, 3-4 फीचर्स इसका बता देंगे। और उसके बाद मेनली बताएंगे एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन बता देंगे। क्रिप्टो असेट जनरेट करने में होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मोस्ट फेमस बिटकॉइन, मोस्ट फेमस इथेरियम। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किस चीज़ में करेंगे? तो भाई साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए करेंगे, मिलिट्री पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए, ये सब में ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, साइंटिस्ट है, काम कर रहा है, तो कोई साइंटिस्ट USA में है, कोई साइंटिस्ट इंडिया में है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई माल फंक्शनिंग नहीं कर देगा। ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप पिछला जवाब देखेंगे तो आपको
समझ में आ जाएगा। कोई भी रिसर्च कर रहा है, कोई डाटा ये यहाँ से पुट कर रहा है, तो ये जो इंडिया वाला साइंटिस्ट है वो भी उसको वेरीफाई करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये खासियत है ना। बिना इसके वेरीफाई किए हुए ये डेटा यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये जब डालेंगे तो ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ सही डाले हैं, तब जाके ये डेटा यहाँ पे एंट्री होगा। तो मान लीजिए कंबाइंड रिसर्च चल रहा है तो आराम से डाल दिए। कोई यूएसए और इंडिया का चल रहा है रिसर्च, तो बीच ऑफ पाकिस्तान वाला इसमें कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ इसमें माल फंक्शनिंग नहीं क्रिएट कर पाएगा, स्पाईगिरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। हालांकि कुछ वाटर टाइट सेपरेशन है नहीं, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ा होगा, तो वाटर टाइट सेपरेशन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिचुएशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो उसी तरह से प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कुछ वाटर टाइट सेपरेशन है नहीं, ठीक है। पढ़ना वही है, पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाता है कि क्रिप्टो असेट के बारे में पूछेगा तो 4 स्टेटमेंट दे दिया, और यही चीज़ को मेंस में कैसे पूछेगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके पूछ सकता है, या साइबर क्राइम से रिलेट करके इसको पूछ सकता है। हालांकि बीपीएससी में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, अभी तक फिलहाल तक तो आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स अंडर क्रिप्टो असेट। अब ये जो क्रिप्टो असेट के अंदर क्या क्या टोकन आते हैं, तो स्टेबल कॉइन है, असेट टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल को अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। स्टेबल कॉइन क्या है, एक तो देखिए बिटकॉइन आपको बताया कि बिटकॉइन का प्राइस पहले क्या था, मान लीजिए 1 रुपया था, ठीक है। धीरे धीरे कोई इसको पूछ नहीं रहा था, बिटकॉइन बनाने वाले को नहीं पता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल का टेक्नोलॉजी बढ़ा, है ना। हम 5G तक पहुंच गए, 6G तक पहुंचने वाले हैं, सबके पास इंटरनेट हो गया, तो बिटकॉइन धीरे धीरे फेमस हो गया, और इसका प्राइस जो है एक्सपोनेंशियली राइज करता है। और ये 1 रुपया में एक बिटकॉइन से अभी पहुंच गया है 1.5 लाख रुपया में एक बिटकॉइन, 1 लाख रुपया में एक बिटकॉइन। इसका मतलब क्या हुआ कि वही बिटकॉइन का जो डिजिटल सिक्का था, जो ऐसे लोगो बना हुआ था, जो क्रिप्टिक मीडियम से बनाया गया है, जिसके अंदर मैथमेटिकल कोडिंग है, जिसको क्रिप्टो माइनिंग करके निकाला जाता है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो उस बिटकॉइन का प्राइस देखिए आप कैसे बढ़ गया है ना, सेम बिटकॉइन का। स्टेबल कॉइन में क्या होगा, नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि स्टेबल है, कॉइन है, मतलब कि उसका वैल्यू स्टेबल रहेगा। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स, वैल्यूज आर फिक्स्ड, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू फिक्स नहीं है, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो सकता है, बट स्टेबल कॉइन का वैल्यू फिक्स रहेगा। ऑफन दे आर पेग्ड टू अ करेंसी सच एज यूएस डॉलर, इसीलिए वैल्यूज आर फिक्स, ठीक है। यूएस डॉलर से इसको पेग कर दिया गया, इसको रिलेट कर दिया गया, इसको लिंक कर दिया गया। तो यूएस डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो होता नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। एक साल में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का अंतर आता है। ऐसा एक्सपोनेंशियल 1 से 1 लाख तो होता नहीं है ना। एकदम अरिथमेटिक वे में बढ़ता है, एपी में बढ़ता है, ना ही जीपी में बढ़ रहा है और ना ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। या रुपी से इसको लिंक कर दें, ठीक है, तो ये स्टेबल है, इसका वैल्यू बहुत कम चेंज होता है और बहुत लीगल लेजिटिमाइज तरीके से चेंज होता है, जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको स्टेबल कॉइन बोलते हैं। बट सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन है, तो इसलिए इसको क्रिप्टो असेट के तहत रखा गया है। समझ गए होंगे। तो अब स्टेबल कॉइन आएगा तो समझ जाइएगा कि क्रिप्टो करेंसी टाइप का ही है, बट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन है, जो कि किसी रुपी से या किसी डॉलर से लिंक किया हुआ है। असेट टोकन्स क्या होता है, रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड असेट सच एज गोल्ड और रियल असेट, इसको बोलते हैं असेट टोकन, ठीक है। असेट है और उसको टोकनाइज कर दिए है। तो असेट क्या था हमारा, गोल्ड, असेट क्या था, रियल एस्टेट, और उसको टोकनाइज कर दिए, तो उसको असेट टोकन बोलते हैं। यूटिलिटी टोकन क्या है, यूजर विद स्पेशल एक्सेस टू प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑफर एंड, इसको छोड़ दीजिए। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है, फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फंजिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल, है ना। मतलब 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये का नोट फटा हो, पुराना हो या नया वाला हो, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फंजिबल होना। फंजिबल है ये कि एक्सचेंज कर सकते हैं, सेम वैल्यू है। तो नॉन फंजिबल का मतलब क्या होगा कि इसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये किस केस में नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। ब्लॉकचेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ईच रिप्रेजेंट अ यूनिक असेट। सिंस यूनिक असेट है तो इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग बनाया, ठीक है, और उसको आप क्रिप्टो असेट बना लिए उससे, ठीक। अब ये यूनिक हो गया है, ये पेंटिंग दोबारा नहीं बनेगा, ये एक बार ही बना था, आप भी दोबारा बनाएंगे, इससे अलग बनेगा। तो जब इससे अलग बनेगा तो क्या इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, जबकि पेंटर सेम है,
तो नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जगह यूनिक है, ये अपने जगह यूनिक है। सो दीज बोथ आर नॉन फंजिबल। ठीक है, तो नॉन फंजिबिलिटी हो गया, मतलब इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू दोनों का चेंज हो गया, है ना, दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। तो इसी को जब हम क्रिप्टो करेंसी मतलब कि क्रिप्टिक फॉर्म में ले आएंगे, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो इसको बोलेंगे नॉन फंजिबल टोकन। ईच रिप्रेजेंट अ यूनिक असेट। ठीक, इट इज एन इररिवोकेबल डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप एंड ऑथेंटिसिटी फॉर अ गिवन असेट whether digital or physical. Every NFT is unique, which set it apart from fungible tokens such as cryptocurrency that can be traded or exchanged for one another with no loss of value. है ना, एक बिटकॉइन को आप दूसरे बिटकॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, फंजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वही वैल्यू, ये भी वही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई पेंटिंग बनाया, कोई दूसरा पेंटिंग है, तो इसको भी इसका NFT हम ले लिए, इसका NFT ले लिए, ये यूनिक है अपने जगह, ये यूनिक है अपने जगह, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो सकता है, दोनों का अपना अलग अलग वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, इसका मेन पॉइंट क्या था, यूनिक असेट है। अब इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज नॉन फंजिबल टोकन? देखिए, आर्टिस्ट क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाया, उसका कॉपीराइट उनके पास है। आर्टिस्ट ओपन्स क्रिप्टो वॉलेट, बाइज करेंसी टू पे मार्केट प्लेस फी। ठीक है, आपने कोई क्रिप्टो वॉलेट लिया, मतलब पे किया, ठीक है, और इसको डिजिटलाइज कर लिया आपने। ठीक है, अब जब आपने इसको डिजिटलाइज किया है ना, तो इसके लिए आपको एक टोकन जनरेट किया जाएगा, है ना, यूनिक टोकन आपको दे दिया जाएगा कि इस पेंटिंग के लिए ये टोकन है। ठीक, अब ये आपको ओनरशिप वाला टोकन मिल गया है। ठीक है, अब ये जो टोकन आपको मिला है ना, इस चीज़ के लिए ये यूनिक है ना, इसको किसी और पेंटिंग के साथ, इसके ओरिजिनल पेंटर ने ये बनाया है। अब मान लीजिए मेरा मन किया हम देख के सेम हूबहू बना दें, बट जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसने इसका कॉपीराइट लेके और इसको डिजिटलाइज करके डिजिटल ऑब्जेक्ट इसका मिंट करा लिया और इस पर एक टोकन इशू करा लिया है। ठीक है, अब एकदम हूबहू भी हम बना देंगे और दोनों जाएंगे मार्केट में बेचने और हम बोलेंगे ये मेरा वाला असली है, तो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि NFT जो है वो इस पे इशू किया गया है, ओरिजिनलिटी के लिए NFT को चेक किया जाएगा और NFT होगा इसके पास, है ना। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि भाई ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये स्पेसिफिक है, ये अलग है ना। इसको कॉपी नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हो, डी नहीं निकाल सकते हो इसके लिए नॉन फंजिबल टोकन इशू किया जाता है। लिस्टेड फॉर सेल ऑन मार्केट प्लेस, बायर परचेज NFT विद क्रिप्टो करेंसी, बायर ओन्स NFT एंड ओन्स द डिजिटल आर्ट। ठीक है, अब जो वो NFT ले लेगा वो उसको ओन करेगा। ठीक है, व्हाट इज नॉन फंजिबल टोकन? टोकनाइजेशन वाया अ ब्लॉकचेन, टोकन्स आर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड क्रिएटेड फ्रॉम मेटा डेटा वाया एन इनक्रिप्शन फंक्शन, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। These tokens are then stored on blockchain while the asset themselves are stored in other place, है ना। जो टोकन है वो तो ब्लॉकचेन में एसेट स्टोर हो गया है, और जो ओरिजिनल फिजिकल एसेट है वो अपने घर में रखिए, कहीं पे भी रखिए। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यूएशन, इसका सेलिंग जो है ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा है, इस टोकन के थ्रू हो रहा है, इसका पहचान इस टोकन से है। और ब्लॉकचेन के बारे में पीछे हमने देख ही लिया है। NFTs कैन बी ट्रेडेड, एक्सचेंज्ड, यू कुड ड्रा स्माइली फेस on a banana, take a picture of it which has metadata attached to it and tokenize it to a blockchain, है ना। आप एक स्माइली फेस, एक आप कोई ड्राइंग बना दीजिए, उसका पिक्चर लीजिए, उसको टोकनाइज कर दिए, उसको ब्लॉकचेन में डाल दीजिए, हो गया। अब इसका NFT आप इशू करा लीजिए, यूनिक हो गया, अब आपके इसके ओनर है। ये सेम चीज़ अब कोई और करेगा तो पकड़ा जाएगा कि भाई वो डी है, क्योंकि ओरिजिनल इधर है। क्रिप्टो करेंसीज आर टोकन्स एज वेल, हाउएवर द की डिफरेंस इन दैट इज दैट टू क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम द सेम ब्लॉकचेन आर इंटरचेंजेबल। क्रिप्टो करेंसी क्या है? वो भी एक टोकन ही है, बट इंटरचेंजेबल है। 2 बिटकॉइन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट 2 NFT को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ये फंजिबल है, ये नॉन इंटरचेंजेबल है, यानी कि नॉन फंजिबल है। ठीक है, ये है ब्लॉकचेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? फंजिबल और नॉन फंजिबल में क्या है? फंजिबल एक्सचेंज कर सकते हैं, आइडेंटिकल है, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, $100 का बिटकॉइन है तो $50 का हो जाएगा अलग अलग, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये यूनिक है। और इसको एक्सचेंज कैन नॉट बी एक्सचेंज, नॉन फंजिबल टोकन्स कैन नॉट बी एक्सचेंज विद सिमिलर टाइप ऑफ NFTs। ए कार कैन नॉट बी एक्सचेंज विद एन अनदर कार। ठीक है, दोनों कार यूनिक है, अलग है। ठीक है, फंजिबल और नॉन फंजिबल का मतलब ये हुआ।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जिन किसी को भी लग रहा है, या मतलब लग तो नहीं रहा होगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे बोलने की आदत है, कि भाई कि आपको लग रहा हो कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी के लिए जनरली इस तरह, जनरली क्या मतलब यूट्यूब पे तो हमको अक्रॉस द यूट्यूब हमको कहीं बीपीएससी के लिए इस तरह से पढ़ाया हुआ नहीं मिला है चीज़ों को, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, कि चीज़ों को समझाने के लिए ये सब रिसर्च करके इधर उधर से जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है वो सब लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आते हैं, यहाँ पे चिपकाते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक बात है। और ये पूरा कहानी आपको बताते हैं। बाद में जब आपको रिवाइज करना है तो जिन जिन चीज़ों पे एम्फेसाइज किया गया है, जो हाईलाइट किया गया, बस वो आपको देखना है। तो अब आप ही बताइए कि ये पूरा एक पेज है, इसमें क्या आपको देखना था, कितना ही इसमें हाईलाइट किया गया है और क्या है, ठीक है। बट चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब जब एक दो बार आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर जब आप बीपीएससी दो, चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, नॉन फंजिबल टोकन अगर आया एग्जाम में और सिंपल पूछेगा, देखिए बेसिक चीज़ ही पूछेगा कि नॉन फंजिबल टोकन, तो भाई सबसे पहला चीज़ क्या है, इसका यूनिकनेस, तो ये जरूर ऑप्शन में होगा, ये आपको पकड़ना, आधा काम वहीं, आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। और यहाँ से नहीं निकलेगा तो मैक्सिमम क्या होगा, एक्सचेंज वाला पूछेगा, डिवाइडेड तक तो आएगा ही नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इसके बारे में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको याद रहेगा। अदरवाइज क्या है, फिर आपको रटना पड़ेगा, और रटने का एक कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है, तो वो तो भाई लिमिट अब पता नहीं, सबका अपना अपना होता है। बट आई डोंट थिंक दैट यू शुड रोट लर्न ईच एंड एवरीथिंग। वैसे ही बहुत सारा चीज़ रटना है, तो जिस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सके तो उसको रटने के डायरेक्शन में क्यों लेके जाएंगे। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी इसको बोलते हैं। तो प्रिंटिंग क्या होता है ये आप समझ लीजिए, उसमें 3D ऐड कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है वो समझ लीजिए, उसमें एडिटिव वर्ड यूज़ कर देना है। एग्जाम में ये करना है, जब कोई टर्म ना समझ में आए ना, उसका वर्ड्स को तोड़िए, वर्ड्स के साथ खेलिए, तोड़िए उसको, अलग अलग कीजिए, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ठीक है चलिए, 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। देखिए, प्रिंटिंग मशीन आपने देखा है, प्रिंट करते हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, पहले तो फोटो भी प्रिंट नहीं होता था। फोटो आपको प्रिंट कराना है तो याद होगा कि स्टूडियो में जाते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटो खिंचवाते थे, फिर वो बोलते थे कि 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह का प्रिंटर प्रोसेसिंग मशीन नहीं होता था, फिर वो कहीं और भेजते थे, वहाँ से करके लेके आते थे, 2 दिन के 5 दिन के बाद देते थे, ठीक है। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि मशीन्स अवेलेबल होने लगा दुकान में, तो आसानी से प्रिंट करने लगे, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हो जाता था, पेपर प्रिंट हो जाता था, फिर वो जो फोटो वाला पेपर होता है उसमें प्रिंट हो जाता था, फिर कलर प्रिंट होने लगा, है ना। आजकल इसमें बहुत सारा होता है, ग्लॉसी प्रिंट होता है, थोड़ा सा ना रुखरा रुखरा प्रिंट होता है, छुइएगा तो टच करके आपको फील होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये प्रिंट ही तो हो रहा है ना। आपने कुछ सॉफ्टवेयर डाला हुआ, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया मशीन को, मशीन उस पर एक्ट करता है, और कागज़ पे, लकड़ी पे, जिस पे भी आपको प्रिंट करना वो प्रिंट हो जाता है, यही चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है, एक पेपर पे हो रहा है, जिसका लेंथ है, जिसका लंबाई है, चौड़ाई है, उस पर प्रिंट हो रहा है, कलर वलर सब इसी पे आ रहा है, ठीक। 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि आप जो प्रिंट कर रहे थे फोटो, तो किसी भी आदमी का फोटो प्रिंट हुआ, वो 2 डायमेंशन में प्रिंट हुआ, हाथ पैर सर सब कुछ है, लेकिन 2 डायमेंशन में। किसी घर को हमने प्रिंट किया तो वो 2 डायमेंशन में प्रिंट हुआ है, कि घर बना हुआ है, दरवाजा है, सब कुछ है, ऐसे एक फोटो बन गया। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, ये पूरा का पूरा घर प्रिंट हो जाएगा 3D में, मतलब ऐसा प्रिंट होगा, आपको घर, आप उसमें रह सकते हैं, वो घर प्रिंट होगा, है ना। 3D प्रिंटिंग में क्या होगा, आप पिलर प्रिंट कर सकते हैं, आप दीवार प्रिंट कर सकते हैं, और 4 दीवार प्रिंट करके चारों को जोड़ दीजिए, फिर छप्पर प्रिंट कीजिए, छप्पर प्रिंट करके निकाल लीजिए, ऊपर से छप्पर लगा दीजिए। दरवाज़ा चाहिए, दरवाज़ा प्रिंट कर लीजिए, दरवाज़ा लगा दीजिए। सुनने में बड़ा अजीब और यूनिक लगता है, जो लोग जानते होंगे उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने पहली बार 4-5 साल पहले इसको सुना था तो मुझे लगा, मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था मैं, है ना। तो ये है 3D प्रिंटिंग। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिनका भी सिविल इंजीनियरिंग होगा वो जानते होंगे, ठीक है, कि कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। पहले डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, इज टर्न इनटू टैंजिबल सॉलिड 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। जो डिज़ाइन वहाँ तैयार किया जाता है ना, आर्किटेक्ट लोग जो डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो अब क्या होता है, घर बनाते हैं तो एक एक ईंट जोड़ते थे, एक एक ईंट जोड़ के दीवार बना रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नहीं, पूरा दीवार ही प्रिंट कर ले रहे हैं भाई मटेरियल से, है ना।
पहले क्या होता था, पुल बनता है तो आप आजकल देखते होंगे ना कि पुल है तो अलग अलग चीज़ें ला के असेंबल कर दिया जाता है। तो एक तरह से वो क्या है, आप समझिए उसको, अगर इमेजिन कीजिए कि अलग अलग सबको प्रिंट कर लिया, बस ला के जोड़ दे रहे हैं। तो घर बनाना तो अलग अलग दीवार प्रिंट कर लिए और 4 को दीवार ला के जोड़ लिए, ऊपर से ढलैया चाहिए आपको तो वो भी सीलिंग भी आप प्रिंट करके निकालिए और उसको ऊपर से लगा दिया, बाकी थोड़ा बहुत अपना सीमेंट वीमेंट लगा के इसको एडजस्ट कर लिए। तो डिजिटल कैड मॉडल का यूज़ करके ये जो भी कंप्यूटर में डिज़ाइन बनता है उसको सीधे प्रिंट कर लेना, दैट इज कॉल्ड 3D प्रिंटिंग, लेइंग डाउन मेनी सक्सेसिव लेयर, थिन लेयर ऑफ ए मटेरियल। अब इसमें ये समझना आपको कि प्रिंटिंग मशीन से जैसे कागज़ निकलता है ना, तो पूरा प्रिंट एक बार एक साथ ऐसे निकल जाता है। तो क्या होता है, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो अंदर में ना एक हेडर चलते रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, जो प्रिंटर मशीन रहता है ऐसे। अब मान लीजिए ये आगे यहाँ से निकलने वाला है, जैसे कागज़ निकलता है, तो यहाँ पे देखिएगा मशीन चलता रहता है, ऐसा 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 चलते रहेगा, आगे पीछे होता रहता है, और धीरे 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 उस पर कलर जमा होते जाता है, और कलर जमा होते 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 ये पूरा पेपर बाहर फेंक देता है। तो कुछ इसी तरह से होता है कि आपको जो, जैसे ये कटोरी प्रिंट करना, तो 3D कैड मॉडल बन गया, ठीक है। अब कैड मॉडल बना के अब होता है क्या है कि जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर है, ऐसा मशीन है, नोजल बना हुआ है, इसमें पूरा मटेरियल भर दिए, जिस भी मटेरियल, सीमेंट से चाहिए तो सीमेंट, जिस भी चीज़ से चाहिए वो बना दिया। ये धीरे 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 कुम्हार जैसा इसको ऐसा 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 प्रिंट कर देगा, एक एक लेयर बनाते बनाते कटोरी बन जाएगा, है ना। जैसे कुम्हार अपने चक्के पे क्या करता है, थोड़ा सा मिट्टी रखता है पहले 2 डायमेंशन में, और चक्का को घुमा देता है ऐसे करके, उसके बाद हाथ लगाना शुरू करता है, और धीरे 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 ऐसे उठाते 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 लेयर बाय लेयर उठते उठते एक मटका बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो भी एक 3D प्रिंटिंग ही है, हमारा हिस्टोरिकल 3D प्रिंटिंग, आप इससे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सक्सेसिव लेयर, जैसे उधर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी सब में जो उनका कीवर्ड्स था, तो उसी तरह से यहाँ पे सक्सेसिव लेयर्स। ऐसा नहीं कि एक ही बार में फटाक से प्रिंट होकर बाहर फेंका गया, नहीं, वो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, वो तो कास्टिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक एक लेयर ऐसे ऐसे प्रिंट होते 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 ऐसा गोल 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 प्रिंट हो रहा है और जाके फिर कटोरा बन जाता है, ठीक है। अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि पत्थर का अगर कटोरा चाहिए तो एक पूरा पत्थर लेके आएंगे, उसको छेनी हथौड़ी से काट काट के उससे मटेरियल निकाल के हटा देंगे छील छाल के, और तब जाके कटोरा बनाएंगे, है ना। इसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलेगा, मेहनत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे क्या है, पत्थर का चूरा है, उसका पूरा एक घोल तैयार किए और एक मशीन में डाले, उसका नोजल से गिर रहा है, सक्सेसिव लेयर तैयार हो रहा है और जाके 3D प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव, और इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्सट्रैक्टिव क्यों, कि मेन पत्थर को काट काट के हटा दिए तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फाइनली एक शेप हम उससे निकाल के लाते हैं। और यहाँ एडिटिव क्यों, कि सक्सेसिव लेयर तैयार हो रहा है और होते 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 जो आपको चाहिए वो बन के निकल जाता है। बेनिफिट क्या है, वही ऑब्वियस बात है, टाइम बचेगा, वेस्टेज कम होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगा, मजबूती ज़्यादा होगा, आप जैसा डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन चाहिएगा वो मिल जाएगा आपको। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वाज क्रिएटेड इन बेंगलुरु। ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, कहीं से आपको लग रहा है, मतलब अब ये एक नॉर्मल घर लग रहा है, बट ये मशीन से 3D प्रिंट किया गया है इसको, ठीक है। 3D प्रिंटेड घर है। अब 3D प्रिंटिंग में कितना आसान है कि ये जो डिज़ाइन दिया गया है, अगर आप खुद से बनाएंगे तो दोनों तरफ सेम नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, बट ये कंप्यूटर, अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है बनाने का, अगर उससे बनाते तो, लेकिन 3D प्रिंटेड है तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है भैया, 3D प्रिंटिंग में कंप्यूटर में आपने कैड को यूज़ करके आपने प्रोग्रामिंग किया और डाल दिया पूरा इन्फॉर्मेशन, तो प्रिंट हो जाएगा उसी के हिसाब से, एकदम सिमेट्रिक, है ना, टाइम भी बचेगा। चाइना यही मेथड यूज़ करके रातों रात बिल्डिंग, हॉस्पिटल सब कुछ खड़ा कर देता है। तेलंगाना अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल एट बुरुगुपल्ली, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में है। ये रहा 3D प्रिंटेड टेम्पल, ये देख लीजिए 3D प्रिंटेड टेम्पल। सक्सेसिव लेयर्स ऐसे 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 तैयार होके ये बन गया है, ठीक है। और सबको फिर ऐड कर दिया गया, टेम्पल तैयार हो गया। तो तेलंगाना में टेम्पल है, T फॉर तेलंगाना, T फॉर टेम्पल, और बेंगलुरु में है पहला पोस्ट ऑफिस। 4D प्रिंटिंग क्या होता है, हमने 2D प्रिंटिंग देखा, 3D प्रिंटिंग देखा, 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग क्या है, बेसिकली 3D प्रिंटिंग ही है, बट इसमें क्या है ना कि चेंज शेप पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद भी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3D प्रिंटिंग में प्रोडक्शन के बाद शेप चेंज नहीं कर सकते, बट इधर कर सकते हैं। कैसे, तो उसमें कुछ इस तरह का एलिमेंट ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, टेम्परेचर उसका जो है ना कंट्रोल करके, और थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि बाद में अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सकें। तो दैट इज 4D प्रिंटिंग। तो 4D प्रिंटिंग इज व्हाट, 3D प्रिंटिंग प्लस बाद में चेंज करने का एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड 4D प्रिंटिंग।
ठीक है। इसको थोड़ा सा आप और यहाँ पे देख लीजिए, यही है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्सट्रैक्टिव क्या है? मटेरियल है, इसको काटा पीटा, है ना, तो ये 3D ऑब्जेक्ट आपका तैयार हुआ, टूल से काट काट के हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? मटेरियल है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करना है भाई, देख लीजिए सक्सेसिव लेयर तैयार करके धीरे 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 तैयार करके इतना 3D प्रिंट हुआ। वेस्ट कितना कम जनरेट हुआ, यहाँ कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हुआ, है ना। ये नोजल है, धीरे धीरे एक एक लेयर गिराते 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 पूरा लेयर बना के फाइनली एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ये सब घर उसी से बनाया गया। देखिए ये मशीन से प्रिंट किया जा रहा है, इन दीवारों को प्रिंट किया जा रहा है, एक एक लेयर, यहाँ पे छत प्रिंट हो रहा है, तो पूरा घर, पूरा का पूरा घर प्रिंट हो जा रहा है। आई होप कि इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, वाईफाई 7 यहाँ पे वायरलेस फिडिलिटी लिख दिया गया है, लेकिन मैं एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो वहाँ पता चला कि वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी नहीं होता है, ये एक बस नाम रख दिया गया था वाईफाई। वो अभी थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। यही ये सब जो पूरा मीटिंग और ये जो पूरा जो बेस्ड ऑन IEEE वाला जो है ना, तो इसी समय ये जो पूरा ग्लोबल कम्युनिटी बनाया गया था, तो पहले कुछ और नाम था, बाद में चेंज होके वाईफाई अलायंस कर दिया गया था। तो इसको वायरलेस फिडिलिटी यहाँ पे लिख तो दिया गया है, बट आई थिंक अगर एग्जाम में आए तो इसको सही नहीं मानना है, क्योंकि वाईफाई का नाम वायरलेस फिडिलिटी नहीं है। वाईफाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई रेडियो वेव्स यूज़ होता है। वाईफाई क्या होता है? एक राउटर है, कहीं से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। अब क्या है, हमको अपना घर में मोबाइल यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन ये डेटा आ कैसे रहा है, ये फ्रिक्वेंसी आ कैसे रहा है, तो ये रेडियो वेव से आ रहा है, ठीक है। तो ये रेडियो वेव यूज़ करता है, ठीक है। अब कोई इसमें ऑप्शन में दे दे एक्सरे यूज़ करता है, गामा रेज यूज़ करता है, कॉमन सेंस है भाई। एक्सरे यूज़ करेगा, दिन भर हम लोग एक्सरे में रहेंगे तब तो हमारा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दिन भर गामा रेज में रहेंगे तो 10 दिन में कैंसर हो जाएगा, तो ये यूज़ ही नहीं कर सकते। रेडियो वेव बहुत कम फ्रिक्वेंसी का होता है, पावर इसका कम होता है, बहुत कम इंटेंसिटी का होता है, तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा पाता, बहुत मिनिमल नुकसान पहुँचाता है, तो इसलिए रेडियो वेव का यूज़ करता है। तो वाईफाई रेडियो वेव्स पे काम करता है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। रेडियो वेव्स, शॉर्ट डिस्टेंस, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। वाईफाई का पूरा यहाँ पे कहानी दिया गया है। 1995 में ये रेडियो स्पेक्ट्रम जब फ्री कर दिया गया था तो सब यूज़ कर रहे थे, बट जब अलग अलग कंपनीज थे तो उनको दिक्कत हो रहा था, तो सारी कंपनी एक साथ आई, डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वेर रेयरली कॉम्पेटिबल। इवेंचुअली एक कमिटी फॉर्म किया गया कि एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाए। भाई कॉमन स्टैंडर्ड बनाएंगे तो सब लोग मिलकर ठीक से यूज़ कर पाएंगे, तो यही वेका बनाए, जो कि नाउ अब वाईफाई अलायंस के नाम से जाना जाता है, क्रिएटेड टू प्रमोट द न्यू वायरलेस स्टैंडर्ड, ठीक है। वाईफाई इज नॉट एन एब्रिविएशन फॉर वायरलेस फिडिलिटी, और हर जगह आप देखिएगा तो यही लिखा रहता है कि वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी होता है, जबकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि वायरलेस फिडिलिटी नहीं है, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसको बोलता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। देखिए वाईफाई जो हम लोग राउटर यूज़ करते हैं तो एक साथ बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं घर में, 4, 5, 10 मोबाइल आप कनेक्ट कर लीजिए घर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल सेपरेट चैनल्स, ठीक है, तो इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा ये सब चीज़ें क्या है यार, आप सुन लिए 2-4 बार, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद रहेगा, ये सब भूलने वाला चीज़ तो है नहीं। सिग्नल इज ब्रोकन इनटू पीसेस एंड ट्रांसमिटेड ओवर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड एट लोअर पावर, ये वो, इसको तो छोड़ दीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो ये था वाईफाई, ठीक है। एक है ये गूगल स्टेशन प्रोजेक्ट। गूगल स्टेशन प्रोजेक्ट क्या था? गूगल स्टेशन प्रोजेक्ट था कि फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराना है 400 रेलवे स्टेशन पे इंडिया में, ठीक है। बाद में इसको शट डाउन कर दिया गया इस प्रोग्राम को। अभी क्या है, PM वानी, ठीक है, देश में डिजिटल क्रांति लाना है, PM वानी वाईफाई। PM वानी वाईफाई में क्या है कि भाई आप जो है ना, आप एक इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकते हैं। आपको उसके लिए आपको लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका दुकान है, घर है, कहीं भी है, आप लगा लीजिए, ठीक है, सरकार की तरफ से मिलेगा और आप उसको यूज़ कीजिए और फ्री या मिनिमम कॉस्ट पे वाईफाई
प्रोवाइड करिए लोगों को। ये डिजिटल क्रांति लाने के लिए, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए है। आप पब्लिक डेटा ऑफिस खोल सकते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन अ रेसिडेंशियल एरिया टू अ किराना शॉप ओनर कैन हैव अ पब्लिक डेटा ऑफिस। तो आप एक पब्लिक डेटा ऑफिस बना लीजिए, चाहे अपने घर में, चाहे किराना स्टोर में, चाहे दुकान में, कहीं पे भी आप बना लीजिए। और आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं कि हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे पहले केबल प्रोवाइड कराता था ना लोग, उस तरह से। ठीक है। पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसकी को नाम दे दिया गया है शॉर्ट में पीएम वानी। पीएम वानी स्कीम एम्स टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन इंडिया एंड फर्दर पुश इंटरनेट एडॉप्शन इन रूरल एरियाज। ठीक है। अंडर द स्कीम पब्लिक वाईफाई नेटवर्क टू बी इनेबल्ड बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस। ठीक है। नो लाइसेंस फी for providing broadcast internet through these public Wi-Fi network will help in proliferation of broadband internet, enhance income and employment। income भी generate होगा, employment भी generate होगा, broadband internet भी proliferate करेगा, है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं पीएम वानी में। तो आपसे सीधे स्कीम पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि पीएम वानी स्कीम क्या है। तो ये हमने वाईफाई के बहाने इसको डिस्कस किया। अब देखिए वाईफाई 7 पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर आ गया ब्लूटूथ, तो इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, ब्लूटूथ वर्सेस वाईफाई। ठीक है। की डिफरेंस क्या है ब्लूटूथ और वाईफाई में। ये है ब्लूटूथ, ये है वाईफाई। ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा। ब्लूटूथ का बैंडविड्थ जो होता है वो लो होता है, वाईफाई का हाई होता है। ठीक है। क्योंकि इसको इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र करना है, मल्टीपल चीज़ों में करना है। ब्लूटूथ में क्या है कि एक डिवाइस से एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो बैंडविड्थ इसका लो होता है, इसका हाई होता है। ठीक है। उसके बाद ब्लूटूथ वायरलेस रिटर्न ऑल द डिवाइस, छोड़ दीजिए, सिंपल है यूज़ करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पासवर्ड वगैरह डाला जाता है, तार वार राउटर वाउटर लगाना है। इसमें क्या है, दो डिवाइस को कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे के साथ, तो ब्लूटूथ यूज़ हो जाता है। मेनली जो डिफरेंस है ना, ये 10 मीटर और 100 मीटर वाला, मतलब समझ रहे हैं, 10 गुना रेंज में अंतर आ रहा है। तो ये याद रखना है। पावर कंजम्पशन ब्लूटूथ में कम होता है, वाईफाई में ज़्यादा होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी सब सेम है। सिक्योरिटी जो है, तो ब्लूटूथ जो है वो वाईफाई से ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है। पासवर्ड वासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, वाईफाई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लेकिन एक बार अगर कोई आपका वाईफाई अगर एक्सेस कर लिया या हैक कर लिया, तो फिर वो सिक्योरिटी जो है आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है। ठीक है। वाईफाई का डिफरेंट जनरेशंस, वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6, वाईफाई 7। ठीक है। तो हर जनरेशन में क्या डिफरेंस आएगा, सबसे पहला तो स्पीड का डिफरेंस आएगा। ठीक है। वाईफाई 7 में 36 Gbps हो जाएगा, तो भाई ये बहुत हाई स्पीड हो गया। फ्रिक्वेंसी बैंड तो ऑलमोस्ट देख लीजिए सब वही आसपास, ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपको याद रखना है कि स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो कुछ चीज़ जो है, जैसे कि कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा उसके साथ ही साथ, और बाकी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, सॉरी ये चीज़ होता है। ठीक है। वाईफाई 7 का और क्या है यहाँ पे, वाईफाई ये तो यूज़ करेगा रेडियो, स्पीड कैपेसिटी सब बढ़ जाएगा। लो लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी का मतलब होता है ना कि चेन्नई सुपर किंग का मैच चल रहा है, ठीक है, वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स या जो भी नाम है। ठीक है। आप घर में देख रहे हैं, वहाँ पे मैच चल रहा है, तो वहाँ जो 10 बजे जो चीज़ हुआ वो आपको मान लीजिए 10:01 पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र जब हो रहा है तो वो थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये जो 1 मिनट का डिले है ना, इसको बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है। तो जब आपका नेटवर्क फ्रिक्वेंसी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड अच्छा रहेगा, तो ये लेटेंसी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। नहीं तो फिर मैच का मज़ा ही नहीं है। 1 मिनट पहले वहाँ विकेट गिरा, अब पता चला कि खुशी आप अब मना रहे हैं 1 मिनट बाद। ठीक है। तो इस लेटेंसी को कम करेंगे, तो कैसे कम करेंगे, टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो लेटेंसी हमारा कम होते जाएगा। 4G में लेटेंसी कम था 3G से, 4G से ज़्यादा लेटेंसी कम हो जाएगा 5G में, है ना, 6G में और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि लेटेंसी कम होगा, स्पीड बढ़ेगा, लेटेंसी कम होगा, लोअर लेटेंसी है। बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी है। वाईफाई 7 में क्या है कि कनेक्ट विद डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट बैंड से कनेक्ट होता है, तो इसका वो आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है। बट लोअर लेटेंसी, स्पीड बढ़ेगा, कैपेसिटी, रेडियो वेव, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। इसका
शायद एक पेज और था कहीं, बट वो कहाँ चला गया। चलिए खैर, फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है ना, FRT टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई पीपल, फोटो, वीडियो और इन रियल टाइम। तो ये याद रखिएगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो सिर्फ ये नहीं कि इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहा, फोटो के साथ वीडियो रियल टाइम आपको देखेगा तो सब कुछ रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब देखिए ना, सिम कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड नकली बनवा के दूसरा का और सिम कार्ड सब इशू करा लेता है, तो कितना बड़ा फ्रॉड है। उसका टेररिस्ट कॉल कर दे और जेल जाएगा कौन, ये जाएगा। तो ये खतरनाक चीज़ है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि फ्रॉड वगैरह कम हो सके। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो PDS स्कीम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि कोई घोस्ट बेनिफिशियरी ना हो, कोई किसी और का जो PDS में अनाज मिलना है वो कोई और ना उठाए, फेशियल रिकॉग्निशन करके और तब देंगे। जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ना, तो उसी तरह से फेशियल रिकॉग्निशन कर लेंगे। बायोमेट्रिक में अंगूठा लगवाते हैं या बाकी फिंगरप्रिंट लेते हैं तो साथ ही साथ फेशियल भी कर सकते हैं। मोबाइल जैसे फेस से हमारा खुलता है, दूसरे के फेस से नहीं खुलेगा, तो दैट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। कैसे ये रीड करता है, तो यूनिक फेशियल लैंडमार्क, ठीक है। आप देखोगे मोबाइल में जब आप फेशियल रिकॉग्निशन के लिए डालते हैं तो 3-4 एंगल से चेहरा आपका लेता है, ताकि आपके चेहरे के कंटोर को रीड कर सके कि आपका ठुड्डी कहाँ है, आपका गाल कैसा है, आपका आईब्रो कैसा, आपका नाक का हड्डी कैसा है, कैसा उसका पूरा जो है ना वो जो कर्वेचर है वो कैसा है, ठीक है, चिकबोन कैसा है, लिप कैसा है, लिप में जो लाइंस होते हैं वो कैसे, ये सबको रीड कर लेता है और उसका डेटा को स्टोर कर लेता है और उसी चीज़ को मैच करता है वो बार बार, ठीक है, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत चेहरा को इधर उधर मैच करने का कोशिश करे तो भी नहीं मैच कर पाए। और इस चीज़ को बोलते हैं फेस प्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट होता है तो इन चीज़ों को जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको बोलते हैं फेस प्रिंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स क्या होता है, एक बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है। फिजिकल बायोमेट्रिक तो आप जानते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, फिंगरप्रिंट होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है, आई स्कैनर होता है जो फिजिकली दिख रहा है। केमिकल एंड वेन में क्या है भाई, DNA बायोमेट्रिक है। DNA सबका अपना अपना यूनिक होता है, DNA लिंक्ड भी होता है और अपना अपना यूनिक भी होता है, ठीक है। तो DNA बायोमेट्रिक है। और जो बिहेवियर बायोमेट्रिक है, जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई टाइपिंग स्टाइल आपका देख लीजिए, नेविगेशन चलने का स्टाइल क्या है आपका, इंटरेक्शन स्टाइल कैसा है आपका, फिजिकल स्टाइल कैसा है, कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, कैसे आप खड़े होते हैं, आप कैसे इशारा करते हैं, आप पानी पीने का स्टाइल कैसा है आपका, ये सब आपका बिहेवियरल बायोमेट्रिक है। अगर इसको रीड कर ले, इसको डेटा को स्टोर कर ले तो आपके पर्सनैलिटी को डिकोड किया जा सकता है। अगर इन तीनों तरह के बायोमेट्रिक्स को रीड कर लिया जाए तो आपके पर्सनैलिटी को डिकोड किया जा सकता है। और जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं, अब तो खैर BPSC में नहीं रहा, अदरवाइज मतलब ये एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छा है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, और UPSC जो देंगे तो उनको याद रखना चाहिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, ऐरावत हाथी का नाम था, तो ऐरावत जो है सुपर कंप्यूटर, उसको टॉप 500 में जगह मिला है, 75th रैंक मिला है इसको, ठीक है। ऐरावत को कहाँ है, CDAC पुणे में है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट है। किस सिस्टम पे काम करता है, उबुंटू सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उबुंटू है। क्या स्पीड है, 13,170 टेराफ्लॉप, 13,170 नहीं याद रखना है, टेराफ्लॉप याद रखना है कि TF पे काम करता है, टेराफ्लॉप स्पेस का स्पीड मापा जाता है, ठीक है। वो मिप्स पे नहीं नापा जाता है, फ्लॉप्स पे नापा जाता है इंस्टीड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नॉर्मल कंप्यूटर जो है ना, मिप्स पे नापा जाता है उसका स्पीड, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स, है ना। और फ्लॉप में भी ऐरावत जो है वो टेरा फ्लॉप है, गीगा फ्लॉप नहीं, टेरा फ्लॉप है, ठीक है। तो टेरा का मतलब आप 10 टू द पावर कितना होता है या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। CDAC पुणे में है, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किसके अंदर आएगा, ऑब्वियस बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आएगा। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो कि 1991 में सेटअप किया गया, ठीक है। लेकिन जो पहला इंडिजीनियसली असेंबल्ड कंप्यूटर था वो था परम शिवाय, ठीक है। तो परम 8000 में खरीद के लेके आए थे बाहर से और इंडिया में लेके आए, और उसके बाद अपना बनाए, उसका नाम रखे हम लोग परम शिवाय, ठीक है। और ऐरावत जो है वो 75वां स्थान मिला है टोटल ग्लोबल 500 के रेस में। नेट न्यूट्रलिटी पे एक स्टैंड अलोन अलग से वीडियो है 15-20 मिनट का, उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। नेट यानी इंटरनेट, न्यूट्रलिटी मतलब कि नो बायसनेस, राइट टू इक्वालिटी, ओपन, इक्वल, एवरीवन के लिए, ट्रीट इंटरनेट डेटा एंड यूजर इक्वली, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, स्लो डाउन स्पीड, ब्लॉक कंटेंट, ये सब कुछ नहीं करना है। वहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है, बहुत सही तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए थोड़ा 1G 2G 3G 4G 5G पे आते हैं, है ना। ये डायग्राम है इसका, यहाँ से डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, देखिए ये UPSC में सवाल आया हुआ है, वोल्ट पे सवाल आया है, वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, है ना, इवोल्यूशन। और क्योंकि 5G 6G का इतना बात चलता है तो इस पर भी सवाल आता है।
तो अगेन फिर बार बार वही बात बोलेंगे कि अगर यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछ रहा है और बीपीएससी उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेडिशनल सवाल से बीपीएससी शिफ्ट कर रहा है, तो इस तरह के सवाल आपको अब ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक बार समझ लेना है और एक दो फैक्ट हर चीज़ के लिए है, उसको याद रखना है। जैसे 1G वॉइस कॉल है, ठीक है, 1G रेफर का मतलब 1G का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। वायरलेस था फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। कैसे काम करता था, एनालॉग सिस्टम पे काम करता था, ठीक है। ओनली वॉइस कॉल्स कर सकते थे, आप एसएमएस नहीं भेज सकते थे, आप एमएमएस नहीं भेज सकते थे, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। यू कैन डू ओनली वॉइस कॉल। उसका भी क्वालिटी पुअर हो जाता था ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमने देखा था क्वांटम वाले में, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई वेव जा रहा है, कोई दूसरा वेव उसमें आ गया, अब या तो कंस्ट्रक्ट कर देगा या डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो अब आप मान लीजिए यहाँ पे पटना में हैं और आप दिल्ली में बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, कह रहे यार वहाँ पे कौन सा मटेरियल ज़्यादा चल रहा है बीपीएससी के लिए, सुने हैं कि फलना आईएएस और चिलना आईएएस का कोचिंग का मटेरियल जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो आप उससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, आप वेब भेज रहे हैं कुछ, ठीक है। बीच में हम क्या किए, मुरादाबाद से आपका जो है ना कुछ वेब यहाँ पे भेज दिए। अब ये जो दिल्ली वाला आपका दोस्त है जो बोल रहा है आपको ठीक से सुनाइए नहीं दिया, और परफेक्शन आईएएस की जगह आप डिफेक्शन आईएएस सुन लिया, डिफेक्शन आईएएस का मटेरियल खरीद के पढ़ लिए, अब फेल हो गए, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा था। ये फर्स्ट जनरेशन में होता था। क्या यूज़ करता था, एनालॉग यूज़ करता था। अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है, या बात कर ही लेते हैं पहले। एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग का मतलब क्या हुआ, वेव फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। वेव जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये एनालॉग फॉर्म में जा रहा है। मेरा जो मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है, और अगर आपने पुराना जो साइंस का एनसीईआरटी वीडियो प्लेलिस्ट अगर आपने देखा होगा तो पूरा इसको अच्छे से डिस्कस किए, तो ये पूरा वेव है, रेरिफेक्शन कंप्रेशन करके एक वेव बना रहा है, ऊपर नीचे साइन वेव में जा रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं एनालॉग, ठीक। लेकिन डिजिटल सिग्नल क्या होता है बताए, 0 1 0 1 0 1 डिस्क्रीट है, ठीक है। तो इसका देखिए ऐसा कर्व बनेगा, लेकिन इसका कैसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल देता है। डिजिटल क्या है, बाइनरी, 0 1 के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म, जैसे हम कुछ बोले और वो 0 1 के फॉर्म में कैप्चर हो गया, फिर कुछ बोले 0 1 के फॉर्म में कैप्चर हो गया। अब यही पैकेट ट्रांसमिट होगा और जिसको सुनना है वहाँ पे जाके ओपन होगा, तो ये 0 1 ही ओपन होगा, तो उसको ठीक से सुनाई देगा। लेकिन कंटिन्यूअस एंड टाइम में रहेंगे, मतलब कंटिन्यूअस हम बोल रहे हैं और ये चीज़ कैप्चर हुआ, तो अब ये तो इंटरफेरेंस से भाई गड़बड़ा जाएगा। इंटरफेरेंस होगा तो ये भी वेव था, ये भी साइड से वेव आया, अब ये दोनों मिलकर कुछ और ही हो गया, है ना। परफेक्शन की जगह डिफेक्शन हो गया है, तो इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूअस वेव चलता है। यहाँ क्या है, बाइनरी है, इसमें ट्रबल शूटिंग करना बड़ा मुश्किल है। आवाज़ को ठीक करना, खड़खड़ खड़खड़ के, अरे भाई आवाज़ नहीं आ रहा, काट के कर रहे हैं फिर भी खड़खड़ आ रहा है। इधर क्या है, हल्का एक आध बार खड़खड़ाया भी, फ़ोन काटिए दोबारा कीजिए, एकदम तुरंत ठीक हो जाता है, ठीक है। ये साइन वेव के फॉर्म में होता है या स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है, यहाँ देखिए लिए आप। यूज़ कंटिन्यूअस वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू यूज़ करता है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अफेक्टेड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, अफेक्ट होता है, बता ही दिए अभी। नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, क्यों, 0 1 पैक, 0 1 पैक, 0 1 पैक। अब ये पूरा पैकेट जाके जिसको सुनना है वहाँ पे खुलेगा, तो ये एज इट इज़ खुलेगा, तो इसमें क्या ही डिस्टर्बेंस आएगा। यहाँ पे पावर भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पावर कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में ह्यूमन वॉइस हो गया, यहाँ एग्जाम्पल में बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का बात हुआ। 1G जो हम लोग यूज़ करते थे वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। तो आप समझ में आया कि सिर्फ वॉइस कॉल क्यों होता था, है ना। इमेज क्यों नहीं भेज सकते थे, इमेज भेजने का कोई चांस ही नहीं था, है ना। और क्वालिटी पुअर क्यों था। 2G नेटवर्क्स वेयर इंटायरली डिजिटल। अब यहीं से जैसे ही 2G पे आया टेलीफोनी सर्विस पे, तो एनालॉग सिस्टम वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थिंग, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका था, ठीक है। अब इससे हम लोग एसएमएस भेज सकते थे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और एमएमएस भेज सकते थे, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ये था 2G का कहानी। इसके बाद क्या है, रोमिंग फैसिलिटी है। ये लोकल एरिया में आप बात कर सकते हैं भाई, मतलब उतना ही फिक्स्ड एरिया में ही बात करें, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रोमिंग सपोर्ट बाय द नेटवर्क। फिक्स्ड एरिया है, फिक्स्ड नेटवर्क है, उतना ही में आपको बात करना है, नहीं तो फिर आवाज़ नहीं आएगा, कटेगा, कोई बात ही नहीं हो पाएगा, नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन 2G वाले में क्या है, रोमिंग फैसिलिटी आपको दिया हुआ है, तो रोमिंग का चार्जेस लगता था, बट आपको बात करा देता था। allowing user to attend calls and send and receive text and multimedia content on the go। चलते चलते बात कर सकते थे। आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे बात कर सकते हैं। 1G में क्या है, फ़ोन आया, गाड़ी रोक के बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन कि 2G में भी चलते चलते बात करने में कभी कभी दिक्कत होता था, जो कि 3G में ख़त्म हुआ। 3G क्या है, एज ऑफ एप्लीकेशंस। अब ऐप डेवलप होने लगा। जब तक 2G चल रहा था, GPRS ये वो इंटरनेट सब चीज़ है, लेकिन ऐप नहीं था बॉस।
जोमेटो नहीं था आपके मोबाइल में, स्विगी नहीं था आपके मोबाइल में, ये 3G आने के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट मिल गया, विच सेट द स्टेज फॉर स्मार्टफोन्स। और जब स्मार्टफोन आ गया तभी तो ऐप चल पाएगा ना। ऐप चलाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, उसका इंटरफेस उतना बढ़िया चाहिए, मोबाइल में उतना सारा फंक्शन चाहिए, एंड एप्लीकेशन इकोसिस्टम। तो ये 3G के समय आया, ठीक है। वीडियो कॉलिंग कर पाते थे, ऐप्स दैट रियली डिफाइन द 3G एरा। मैन जो था वो ऐप था। इसके बाद आता है 4G, जहाँ पे आता है इंटरनेट कॉलिंग। 3G में ऐप आया और 4G में इंटरनेट कॉलिंग आया। आप सिम का नहीं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पे कॉल कर लीजिए, स्काइप पे चैट कर लीजिए, और पता नहीं कितना कितना सारा ऐप है जिसपे वीडियो कॉलिंग होता है। द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय 3G सच एज हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज बिकम अ रियलिटी इन 4G। जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 3G के द्वारा कि HD वॉइस कॉल होगा, एकदम क्लियर आवाज़ आ रहा है भाई, एकदम चकाचक टनाटन आवाज़ आ रहा है ना। तो वो चीज़ जो है ना 4G आके रियलिटी में लेके आ गया, ठीक है। इट परफेक्टेड द LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन सिस्टम, LTE सिस्टम, विच सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स डेटा रेट एंड अलाउज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा। कि साथ ही साथ आप बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। ये 4G में पॉसिबल था, ठीक है। 4G में पॉसिबल था कि आप वॉइस और डेटा, मतलब बात भी कर रहे हैं और नेट भी चल रहा है, ये साथ में हो रहा है, तभी तो इंटरनेट कॉलिंग हो पाएगा ना, कि इंटरनेट चल रहा है और साथ ही बात हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो उस समय इंटरनेट आपका नहीं चलेगा, फिर फ़ोन काटिएगा तब फिर आपका इंटरनेट चालू होगा, ठीक है। इंटरनेट कॉलिंग, और इसको बोलते हैं वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन इवोल्यूशन, इज वन ऑफ द मेनी एडवांटेज ऑफ 4G मोबाइल नेटवर्क। और ये सवाल UPSC में पूछा गया था वोल्ट ट्रांसमिशन के बारे में। इट ऑल्सो इनेबल्स वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है, दैट अलाउज वॉइस कॉल इन एरिया विथ लो और नो नेटवर्क रिसेप्शन। तो वाईफाई से काम चलेगा। वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या है कि आप वॉइस भी भेज रहे हैं, डेटा भी भेज रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मन नहीं कर रहा है बात करने का तो हूँ हाँ कर रहे हैं, और यूट्यूब भी चला रहे हैं, और टकाटक चल रहा है। तो दैट इज वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन इवोल्यूशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरप्राइजेज डेवलप हुआ 5G आने के बाद। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एलेक्सा भी आपका चल रहा है, आपका बाकी स्पीकर भी चल रहा है, पंखा भी जोड़ लिया आप इंटरनेट से अपने मोबाइल से, पंखा को बोल देते हैं तो ऑन होता है, बोल देते हैं तो ऑफ हो जाता है, लाइट भी जल रहा है अमेजोन वाला वैसा ही, है ना, टीवी ऑन हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, फ्रिज ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। थिंग्स को कनेक्ट कर दिया गया है, किससे? डिवाइसेस से, इंटरनेट से, नेटवर्क बना के, और जहाँ से कमांड देते हैं तो ऑफ हो जाता है, जाके स्विच नहीं दबाना पड़ता, मोबाइल में ही दबाए ऑफ हो गया। ऑफिस चले गए, याद आया कि अरे यार AC तो बंद नहीं किए थे, मोबाइल निकाले AC ऑफ। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। दिस हैव गिव बूस्ट टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया और लेटेंसी बहुत कम हो गया। 5G however is expected to be a little different. क्यों? In the sense that it will not just be another network geared toward a smartphone user but also enterprises भी डेवलप होगा 5G के बेसिस पे। आप देख ही रहे हैं कितना सारा स्टार्टअप जो है इस इंटरनेट को, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डेवलप हो रहा है, ठीक है। बहुत लिटिल इंटरफेरेंस रहता है, इंटरफेरेंस आपने समझ ही लिया, फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई। अब आजकल जो मेटावर्स, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मेटावर्स के लिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, वर्चुअल रियलिटी के लिए, ये सब के लिए 5G यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये 1G 2G 3G 4G 5G था। वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन इवोल्यूशन। वोल्ट और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज द वॉइस कॉलिंग कैपेबिलिटी इन 4th जनरेशन 4G LTE नेटवर्क। क्या है? वॉइस भी और डेटा भी, बस इतना ही याद रखना है। UPSC में यही सवाल पूछा था, आपको हम सवाल दिखा देते हैं, ये रहा सवाल। With reference to communication technology, what are the difference between LTE and Volt? LTE is commonly marketed as 3G and Volt are commonly marketed as advanced 3G. गलत हो गया, 3G LTE था लेकिन Volt जो था वो 4G का कमाल है, ठीक है। LTE is data only technology and Volt is voice only technology. अभी हमने क्या देखा? Volt में voice भी है और data भी है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये UPSC प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ सवाल है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए,
ठीक है। अब देखिए, अब ये जैसे अब जो भी डिस्कस किया गया, ये जो सारा चीज़ है इसको कलेक्ट करने में, लाने में, अंडरलाइन करने में, फिर इसमें से इसको उस तरह से बताने में यार एफर्ट लगता है। सो इस एफर्ट का बेनिफिट उठाइए और थोड़ा एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म कीजिए और फिर बताइए कि इससे आपको हेल्प हुआ या नहीं। अब ये देखिए आईएएस पार्लियामेंट जो है शंकर आईएएस का, तो उसका एक डॉक्यूमेंट है कि वोल्ट रिवॉल्यूशन रिलायंस जियो के आने के बाद हुआ था, वोल्ट रिवॉल्यूशन इंडिया में, है ना। व्हाट इज़ वोल्ट? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वोल्ट, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फ़ोन एंड डेटा टर्मिनल्स। अंडर द अर्लियर एलटीई क्या होता था? ओनली अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाइल वॉइस कॉल्स आर राउटेड थ्रू ओल्डर 2G और 3G नेटवर्क। तो एलटीई में क्या होता था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम प्लेयर्स पहले से जो यूज कर रहे थे, दे ओनली अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। वाइल वॉइस कॉल्स आर रूटेड थ्रू ओल्डर 2G और 3G नेटवर्क्स। वॉइस कॉल को अलग से ट्रांसमिट कर रहे हैं और डेटा को अलग से ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। अब इसी केस में आया जियो, ढेर सारा रुपया लेके, ढेर सारा पैसा लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर को किया दुरुस्त, और एलटीई को लेके गया वोल्ट के तरफ। बोला लोग को दिक्कत होता है भाई, डेटा अलग ट्रांसफ़र करो, वॉइस अलग ट्रांसफ़र करो, कचर पचर फ़ोन पे होता है, ठीक से डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। बोला अड़ा सब वोल्ट लेके आओ। क्या भाई? दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होगा, जैसे बात करना वैसे बात करो, वॉइस कॉल भी करो, 4G डेटा एक्सेसिबिलिटी भी आपके पास रहेगा, ठीक है। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और क्या है? वोल्ट में जो है काउंट्स वॉइस कॉल एज डेटा यूजेज। इसीलिए अब आप देखते हैं कि अब जो है ना, पहले हम लोग मिनट पर मिनट के हिसाब से पैसा पे करते थे, है ना, कि कॉल हुआ तो 10 पैसे पर मिनट के हिसाब से कॉल के लिए पे करते थे। लेकिन वोल्ट जब से आया तो बोला 10 पैसे पर मिनट ये वो कुछ नहीं है। अरे भाई हम तो डेटा में काम कर रहे हैं कि हम डेटा ट्रांसफ़र करना है। आप चाहे वो इंटरनेट में डेटा, आप कुछ इमेज फोटो वीडियो देख रहे हैं वो हो, आप वॉइस कॉल कर रहे हैं वो भी डेटा ट्रांसमिशन के फॉर्म में ही जा रहा है। तो हमको तो डेटा से मतलब है, तो हम डेटा पैकेज बेचेंगे, है ना। वो हम कॉलिंग पैकेज नहीं बेचेंगे 10 पैसे पर मिनट वाला, और फिर उसमें फिर हम ऊपर से रिचार्ज कराएंगे कि मेरा कॉल रेट कम हो जाएगा। नहीं, डेटा 300 रुपया पर जीबी पर मंथ या 300 रुपया पर मंथ वाला हिसाब किताब रहेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग है। अनलिमिटेड कॉलिंग क्यों है? क्योंकि भाई हमको मतलब ही नहीं है ना, कॉल भी मेरे लिए डेटा है, ठीक है। तो वॉइस वोल्ट जो है काउंट्स वॉइस कॉल एज डेटा यूजेज। बिलिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ डेटा कंजम्पशन रादर देन मिनट ऑफ यूजेज। तो ये हो गया वोल्ट के वजह से। तो आज जो हम लोग पैकेज डलवाते हैं उसका कारण ये है, बेटर बैटरी लाइफ, रेंज ऑफ सर्विस, ये वो सब कुछ, हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल, ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये था वोल्ट के बारे में। 1G 2G 3G 4G 5G क्यों डिस्कस किए? क्योंकि यहाँ पे 5G को OTT, ये भी आप पिछले या तो अक्टूबर वाले मैगजीन में इसको डिस्कस किया हुआ है, और नहीं तो फिर कोई, हाँ, उसी में डिस्कस किया गया, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। 5G इकोसिस्टम यहाँ पे आया था, तो इसलिए इसको डिस्कस कर रहे थे कि 5G इकोसिस्टम है, तो पहले आप इधर देख लीजिए। यहाँ पे एक टर्म आया प्राइवेट 5G। प्राइवेट 5G का मतलब क्या है? प्राइवेट 5G का मतलब है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। ये जो कुछ सेक्शन होगा ना, ये जैसे आप बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस, आपको बहुत ठीक ठाक इंटरनेट चाहिए, डिले नहीं चाहिए, लेटेंसी नहीं चाहिए, उसमें कोई भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं चाहिए, आपका ऑलरेडी बहुत सारा आदमी काम करता है, तो आप अपने लिए प्राइवेट 5G बना लीजिएगा, कुछ बैंडविड्थ जो है ना अपने लिए रख लीजिएगा, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। जैसे देखिए कोयला का खदान है, तो वहाँ से खदान से निकलता है, सबको जाता है, कोई चूल्हा में जलाने के लिए भी, फैक्ट्री के लिए भी, है ना, उससे कोयला से पेलेट बनाने के लिए भी, थर्मल पावर प्लांट में भी। अब टाटा स्टील है, उसको भी कोयला चाहिए। अब कोयला का सप्लाई क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इधर जा रहा है, ज़्यादा डिमांड हो गया, शादी ब्याह के टाइम पे कोयला का खपत बढ़ गया, तो टाटा स्टील में स्टीलें बनना कम हो जाएगा। क्या है भाई, कि कोयला का सप्लाई कम है। तो टाटा स्टील क्या किया, सरकार से बोला कि आप हमको कैप्टिव माइन दे दीजिए, मतलब कुछ माइंस का पार्ट हमको दे दीजिए, उससे कोयला जो भी निकलेगा वो हम अपना पर्सनल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना एकदम सप्लाई जो है टकाटक रहेगा। तो उसी तरह से प्राइवेट 5G का सिस्टम है कि टकाटक अपना रहना चाहिए, ठीक है। 6th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, हाई फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर स्पीड, लो लेटेंसी, 1 मिलीसेकंड में आ जाएगा। नो लेटेंसी बोलेगा, गलत है, लोअर लेटेंसी बोले ना, कभी भी एक्सट्रीम पे कोई चीज़ नहीं होता, बीच में होता है। तो एक्सट्रीम बोल दे कि लेटेंसी होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा डिले होगा ना,
तो उसको काउंट तो करेंगे ना, मिली सेकेंड में होगा, बिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड होगा, लेकिन लेटेंसी कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए नो लेटेंसी कहीं लिखा रहे तो सीधे काट देना उसको कि ये गलत है। भारत 6G अलायंस बना है, पब्लिक एंड प्राइवेट एकेडमिया, रिसर्च सब इसमें शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? अल्फाबेट जो गूगल का पेरेंट कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट तारा के अंदर डिप्लॉइंग देयर लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंटरनेट अभी कैसे आता है? इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से आता है, तार के थ्रू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करके। ये भी साइंस वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें जब मिसमैनेज हो जाता है तो अंदर ही रिफ्लेक्ट होता है और इसी से डेटा ट्रांसमिट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर में। तो इस तरह से होता है। सैटेलाइट से डेटा भेजा जा सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ठीक है, या और कोई दूसरा वेव के द्वारा। लाइट के द्वारा जब इंटरनेट भेजा जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो डिप्लॉइंग देयर लाइट बीम, लेजर लाइट के द्वारा लाइट मार दिया और उससे इंटरनेट चला गया, तो इसको बोलेंगे लाइट बीम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, नया है, फ्यूचर है। अल्फाबेट कंपनी, गूगल का पेरेंट कंपनी, उसके द्वारा इशू किया गया है। क्या है भैया फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? इट इज एन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट हार्नेस द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस। स्पेस अनऑब्स्ट्रक्टेड, अब लाइट के बीच में कोई स्पेस आ जाएगा, कोई चिड़िया आ जाएगी, कोई गाड़ी आ जाएगा, कोई मकान आ जाएगा, तो वैसे बात है कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अदरवाइज लाइट को अगर आप अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस दीजिए, जैसे एयर, आउटर स्पेस और वैक्यूम, टू वायरलेसली कन्वे डेटा, तो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। फ्री स्पेस में, डिस्टर्ब्ड स्पेस में नहीं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक बात है। अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड दैट रिलाई ऑन सॉलिड मीडियम्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर एंड केबल, एयर, आउटर स्पेस या वैक्यूम में एकदम आराम से ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। व्हाट इज फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, विदाउट फिजिकल केबल काम करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल्स, लेजर और एलईडी लाइट यूज किया जाएगा, हाई डेटा रेट। अब भाई लाइट से ही जब जा रहा है तो सोचिए, लाइट को ही गाड़ी बना लिया तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई अब इतने स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन लाइट पे बैठा है तो भाई जब सूर्य पर सवार हो गया तो फिर गति की क्या चिंता है। लेजर और एलईडीज का यूज होगा, हाई डेटा रेट है, इट रिक्वायर्स अ क्लियर लाइन ऑफ साइट, मतलब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बीच में अगर चिड़िया भी आ गई तो लाइट उससे टकराएगा और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लिमिटेड बाय वेदर कंडीशन, वेदर खराब हो गया, बिजली चमक रहा है, कड़क रहा है, बारिश हो रहा है, आंधी चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। एप्लीकेशन इसका क्या है? एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए कि शहर में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन उस गांव में जिसमें मात्र 200 लोग रहते हैं, जो जंगल में है, वहाँ तो नहीं मिल रहा है। तो वहाँ अगर किसी तरह से ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पोल, खंबा, ऑप्टिकल फाइबर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन लाइट तो पहुँच सकता है ना, लाइट तो यहाँ से जला देंगे, वहाँ पहुँच जाएगा, बस हमको लाइट पहुँचाना है। तो अगर ऐसा कोई व्यवस्था कर दें तो जो एकदम रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ भी इंटरनेट पहुँच जाएगा। यानी जो हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, हमारा जो विमेन एम्पावरमेंट का सपना है, हमारा जो रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड है उसको ख़त्म करने का सपना है, उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर साबित हो सकता है। स्पेस कम्युनिकेशन में, मिलिट्री में, डेटा से, अब मिलिट्री काम कर रहा है कहीं पे, अब वहाँ पे, अब लेह लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, सैटेलाइट से काम करना पड़ता है। अगर लाइट मिल जाए तो एक और एडवांटेज हो जाएगा, अच्छे से काम चलेगा। तो ये चीज़ है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में जहाँ पे कि पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी चरमरा गया है, भैया लाइट मारिए, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में। फीचर्स ऑफ फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हाई डेटा रेट, कोई डाउट नहीं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, यानी कि लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। सिक्योर कम्युनिकेशन है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चैलेंजिंग टू इंटरसेप्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिलायबल इन एनवायरमेंट्स विथ हाई RF नॉइज, रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज जहाँ बहुत ज़्यादा है
तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस सा बात है, देखिए जो पीछे पुराना प्रॉब्लम चल रहा है तो जो नया टेक्नोलॉजी आएगा उसका सॉल्यूशन लेके आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है कि रेडियो, बहुत सारा रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट में तैर रहा है, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज क्रिएट करता है, तो इसीलिए आवाज़ कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाना, आवाज़ कड़कड़ा के आना, ये वो सब कुछ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लाइट बीम वाला ठीक कर सकता है। लो लेटेंसी है, नो स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सरकार का भी भाई माथापच्ची कम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़े बांट रहे हैं, हम तो लाइट बांट रहे हैं। लिमिटेड रेंज है, ठीक है, सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एप्लीकेशन, तो लिमिटेड रेंज में चलेगा। तो गांव दराज में पहुंचाना है तो वहां कहीं आसपास में कुछ बनाना होगा और वहां से लाइट आपको भेजना होगा। वेदर सेंसिटिविटी है, पीछे हमने देख लिया, लेजर और एलईडी का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, स्पेस कम्युनिकेशन, मिलिट्री एंड डिफेंस में है, डिजास्टर रिकवरी में है, एरोस्पेस एविएशन में है, अर्बन वायरलेस बैकहॉल में, सर्विलांस, सिक्योरिटी। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा या पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ऑयल गैस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, साइंटिफिक रिसर्च। व्हाट आर द लिमिटेशंस? मेन यही लिमिटेशन है, वेदर कंडीशन और क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए इसको, बस। इंटरफेरेंस का इशू इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब इसको जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एन आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस है, OWC इज कॉल्ड लाइट फिडिलिटी लाईफाई। विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में काम करता है, लाईफाई का यहाँ पे बात हो रहा है, ये विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में काम करता है, इनविजुअल लाइट स्पेक्ट्रम का भी यूज करता है। लाईफाई वर्क्स बेस्ड ऑन VLC, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं है, लाइन ऑफ साइट में काम करता है। अब लाईफाई और वाईफाई का थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए। लाईफाई क्या है? लाइट फिडिलिटी। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि ये इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। डेटा का स्पीड देख लीजिए, 150 Mbps है, यहाँ 1 Gbps है, उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये तो मिनिमम वाला है। लाइट को यूज़ करता है एज ए कैरियर। वाईफाई क्या करता है? हमने पीछे बात किया, रेडियो वेव को यूज़ करता है कैरियर के रूप में। स्पेक्ट्रम क्या है? इसका वाइडर है, ये वो चीपर है। तो बस इतना, ये मेन आपको लाइट, रेडियो, स्पीड, डेटा का ये वाला आपको याद रखना है। VLC टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, विजुअल और इनविजुअल दोनों स्पेक्ट्रम का यूज़ करता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। देखिए UPSC में सवाल आया हुआ है, प्रोजेक्ट लून, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लून से सवाल आया था और क्या है देख लीजिए ऑप्शन में, कितना सिंपल सा, अगर आपने कोई भी पढ़ा होगा तो तुरंत इसको आंसर मार देगा। 2016 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। इस तरह का सवाल देखिएगा आप BPSC में इस बार आने वाला है, पूछेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अल्फाबेट ट्राई टू डिलीवर इंटरनेट थ्रू प्रोजेक्ट लून। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स भेजा गया था और उस बैलून से फिर वहां से इंटरनेट भेजा जाता, ये था प्रोजेक्ट लून गूगल का। अब आजकल सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने का है, जैसे स्टारलिंक है स्पेसएक्स का, जैसे ब्लू डॉट है, जैसे कुइपर मिशन है, ये सब है। तो इसको भी हम लोग इधर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, वो LED है। उससे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए, कोई सैटेलाइट है और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना, सैटकॉम होता है, कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, ऊपर से वेब वगैरह भेजता है, सब जगह जा रहा है, ठीक है। एक सैटेलाइट है अर्थ, एक सैटेलाइट है अर्थ का ये पोर्शन है, सबके पास आ रहा है। जो ठीक ठाक डिस्टेंस पे है वहाँ बढ़िया स्पीड में आ रहा है, जो ठीक ठाक डिस्टेंस पे नहीं है वहाँ बढ़िया स्पीड में नहीं आ रहा है, जो बहुत दूर है उधर तो एकदम ही नहीं आ रहा, नीचे वाला पोर्शन में तो आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, दूसरा सैटेलाइट इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, तब फिर इधर वाले को भी मिलेगा, इधर वाले को भी मिलेगा। तो यही चीज़ अगर पूरे अर्थ में कर दें, देखिए ये अर्थ है और ये जो पूरे जाला देख रहे हैं ना, ये मेस्ट ऑफ सैटेलाइट है, अनगिनत सैटेलाइट, 25,000, 30,000, 50,000 सैटेलाइट है ना। कि आप सर उठाइए तो आपके ऊपर भी, सर के ऊपर आपको एक सैटेलाइट दिखे, आपके गांव के ऊपर एक सैटेलाइट दिख जाए, जो मतलब 8-10 गांव को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट हो। इतना सैटेलाइट से कवर कर दे पूरा अर्थ को, है ना, पूरा एक मेस क्रिएट कर दे।
अर्थ के चारों तरफ। जैसे सेब खरीदते हैं तो सेब का इम्पोर्टेड सेब जो ऑस्ट्रेलिया वाला लेता है तो देखते हो उसमें जाली लगा हुआ रहता है, उस तरह का मैस इमेजिन कीजिए, सैटेलाइट से पूरा घिरा हुआ है। ये सब सैटेलाइट है, ये सब सैटेलाइट है, ये सब 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 ये सब सैटेलाइट है, ये सब सैटेलाइट है, और ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। तो ये धरती के कोने कोने पे, अंटार्कटिका नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड करा सकता है ना। तो ये है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराने का तरीका। ये देख लीजिए, सैटेलाइट 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 सैटेलाइट। तो अमेज़ॉन जो है वो अपना कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर है, यही पूछेगा प्रीलिम्स में आपसे कि प्रोजेक्ट कुइपर क्या है, तो अमेज़ॉन का है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। स्पेस का क्या, स्टारलिंक जो है ये स्पेसएक्स, एलोन मस्क पहचान ही रहे होंगे इनको, तो टेस्ला भी इन्हीं का है। तो स्टारलिंक जो है ये अपना स्पेसएक्स का है। वन वेव है, जियो भी अपना लॉन्च किया है, जियो स्पेस फाइबर, ये भी उसी तरह का काम करना चाहता है। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये क्या करने जा रहे हैं वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा कि स्टारलिंक क्या है, वनवेब क्या है, कुइपर प्रोजेक्ट क्या है, या जियो का स्पेस फाइबर क्या है। पूरे स्पेस में इतना सैटेलाइट भर देना है कि हाई स्पीड इंटरनेट मिले। और इससे क्या होगा, दूर दराज पहाड़ में, गांव में, जहां कहीं इंटरनेट नहीं जा रहा है, पोल नहीं गाड़ सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा सकते हैं, खंबा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 85 आदमी है, लेकिन सैटेलाइट तो है ऊपर, तो सैटेलाइट तो उसको भेज सकता है, तो वहाँ तक इंटरनेट चला जाएगा। और इससे क्या होगा फिर, इसका तो फ़ायदा आप जान ही रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड, सबको इंटरनेट, आर्टिकल 14 ठीक से हम मतलब कि इन स्पिरिट फॉलो कर पा रहे हैं कि सबको इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 19 को फॉलो कर पा रहे हैं कि सबको मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, यूट्यूब वीडियोस का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी इंटीग्रिटी इंडिया का बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का हम वीडियो देख रहे हैं बिहार में बैठ के, तो कनेक्टिविटी और यूनिटी जो है वो बढ़ेगा, एक दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज इंटरनेट को यूज़ करके होगा। इस तरह का बहुत सारा फ़ायदा है इसका, ठीक है। चलिए, लाइट इमिटिंग डायोड्स और ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो एलईडी क्या होता है, ओएलईडी क्या होता है, पहले तो आप एलईडी देख लीजिए। ये एलईडी बल्ब होता है, ये क्या होता है, बेसिकली डायोड होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इससे जैसे ही करंट पास होता है तो लाइट इमिट होता है। जिस तरह का करंट पास हुआ और जिस तरह का इलेक्ट्रॉन निकला, जिस एनर्जी को लेकर निकला, उतना लाइट, उतना इंटेंसिटी और उस कलर का लाइट निकलेगा। इसको बोलते हैं एलईडी। एलईडी क्या है पूछेगा एग्जाम में, तो यही बोलना है कि सेमीकंडक्टर है जो कि लाइट इमिट करता है। कब, जब करंट फ्लो करता है उससे। इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन होल। इलेक्ट्रॉन होल का मतलब यही हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएगा, और इस प्रोसेस में लाइट इमिट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था उसको इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल का भी टर्म आया तो याद रखिएगा, एलईडी में कहीं पे पढ़े थे, और इसका मतलब यही होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वहाँ पे वो है नहीं, ठीक है। फोटोन के टर्म्स में एनर्जी रिलीज करता है। द कलर ऑफ द लाइट जो है करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जैसा एनर्जी रहेगा वैसा कलर ऑफ लाइट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एलईडी। अब ओएलईडी क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड, लाइब्रेरी में बनाया हुआ, लैब में बनाया हुआ। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। इज अ फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी मेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स बिटवीन टू कंडक्टर। दो कंडक्टर के बीच में ढेर सारा फिल्म डाल दिए, अब इससे लाइट वाइट हम अपना कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एलईडी। इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई किया जाता है, ब्राइट लाइट इज इमिटेड, ठीक है। वाइड कलर रेंज होता है इसका, इमेज बहुत अच्छा, ऑब्वियस सा बात है। एलईडी से ओएलईडी की तरफ गए हैं हम, या एलसीडी से ओएलईडी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ रहा है तो कुछ अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा भाई, इमेज अच्छा होगा। अगर ओएलईडी टीवी आप खरीदेंगे तो इमेज बढ़िया होगा, है ना। लो पावर कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एलईडी और ओएलईडी में क्या डिफरेंस है, ठीक। कितना सारा मल्टीपल लेयर है। ओएलईडी में देखिए बस 2 लेयर, काम खत्म। यानी कि ये मोटा होगा थोड़ा, ये थोड़ा पतला होगा। ऑब्वियस सा बात है कि जब यहाँ पे इतना मोटा है, इतना सारा फिल्टरेशन हो रहा है, तो इमेज क्वालिटी कम अच्छा रहेगा, यहाँ पे इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह का चीज़ जो आजकल देख रहे हैं टीवी में, आपको कलर का ये जो कंट्रास्ट दिख रहा है, ये जो मैजिक कलर का दिख रहा है, वो इन सब टेक्नोलॉजीज़ की वजह से दिख रहा है। ये एकदम इतना हाई डेफिनेशन कलर जो आपको अल्ट्रा एचडी दिख रहा है, वो सब ओएलईडी के वजह से दिख रहा है आपको। साइड से जब हम टीवी को देखते हैं,
साइड से टीवी को देखते हैं और हमको दिखता है, परेशानी नहीं होता है ना। जैसे एक होता है ना कि सामने बैठ के देख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा किनारे बैठ के देखिए तो नहीं दिखेगा, और साइड से देखिए तो एकदम नहीं दिखेगा। बट OLED वगैरह में क्या है कि साइड से भी देखिएगा तो आपको दिखेगा, साइड से भी टीवी आपको दिखेगा। देखिए ये इधर भी बैठ के देख रहा है ना तो कलर गायब नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम सामने ही बैठ के देखेंगे तब दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कलर डू नॉट गेट वॉश्ड एट एक्सट्रीम एंगल्स, लेकिन LED में ऐसा होता है। OLED और LED में क्या डिफरेंस है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ये इनऑर्गेनिक से बना है, नाम में ही है। ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, इसमें LED लाइट यूज होगा। OLED में क्या है, 2 लेयर के बीच में लेयर डाल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेट होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है भी, ये लेस एक्सपेंसिव है। वाइडर व्यू एंगल है, इसका लिमिटेड व्यू एंगल है। कलर वॉश ऑफ नहीं होता है, इसमें कलर वॉश हो जाता है। एनर्जी इफिशिएंट है, मोर एनर्जी लेता है। ये OLED हो गया, ठीक है। बैकलाइट और फिल्टर इसमें यूज नहीं होता है, तो इसीलिए पैनल जो है इसका थिनर रहेगा, पतला रहेगा, तो पतला टीवी आएगा। यही सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप देखिए आजकल फोल्डेबल मोबाइल आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो पर्दा होता है ना, टीवी आपको ऐसा सॉलिड नहीं, आपको ऐसा पेपर जैसा रोल कर पाएंगे, और उसको खोल के कहीं पे लटका दीजिए, टीवी है, और ज़बरदस्त कलर क्वालिटी, ज़बरदस्त कंट्रास्ट मिलेगा। यही टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते होते वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो उससे क्या होगा, टीवी आप अपने पैकेट में मोड़ के घूम पाएंगे, और जहाँ मन किया वहाँ पे ऐसा खूंटी में ऐसे पर्दा ऐसा लटकाएंगे और देखना शुरू कर देंगे, ठीक। लैपटॉप आप सोचिए कि बैग में लेके चलते कितना डर लगता है कि टूट ना जाए, फट ना जाए, और उस समय क्या होगा, बस टीवी को पूरा गोल गाल ऐसे मोड़ लिए और एक डब्बा में, छोटा सा गोल डब्बे में पैक कर लेंगे, और जैसे पानी का बोतल लगते हैं वैसे टीवी अपना बैग में लेके निकल लेंगे, ठीक है। तो वही अब देखिए यहाँ पे LCD, OLED और MLED का बात किया गया है। वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया, कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, जो भी आपको बताया कि रोल कर सकते हैं प्लास्टिक पे, आप इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, इसको मोड़ मार के पैकेट में अपना डाल सकते हैं, ठीक है। रोल अप डिस्प्ले उसको बोलते हैं। LCD में क्या होता है, बैक लिट डिस्प्ले होता है, पीछे से लाइट जलता है, तब LCD में लाइट आता था, इसलिए और मोटा होता था। इनऑर्गेनिक LED बैक लाइट होता था। लेकिन OLED में क्या होता है, सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले है, पतला होगा बहुत, है ना, ये चीज़ है। अब ये ख़त्म ही होने वाला है। मेटावर्स आपको बता देते हैं थोड़ा यहाँ पे। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स से पहले आप जान लीजिए यूनिवर्स क्या होता है। यूनि मतलब एक, वर्स मतलब दुनिया, एक दुनिया। तो अभी तक जो हम लोग जी रहे हैं तो वो एक दुनिया है। मतलब आप इंडिया में हैं तो इंडिया में, आप USA में हैं तो USA में हैं। आप इंडिया में भी रहते हुए USA में नहीं रह सकते हैं। आप कोई क्वांटम स्टेट में तो है नहीं कि सेम टाइम पे आप इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे। आप विष्णु तो है नहीं, है ना, कि आप इंटेंगलमेंट भी आपका रहेगा, सुपर पोजिशन भी रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। जो बोल रहे हो वो पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है, वहाँ पे अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा क्या बोल रहे हैं। मेटावर्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल वर्स है यार, मल्टीपल यूनिवर्स में एक साथ। मतलब जिस समय आप इंडिया में, उसी समय अमेरिका में भी है, और उसी समय ऑस्ट्रेलिया में भी है, और उसी समय आप स्पेस में भी है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, वर्चुअल रियलिटी से पॉसिबल है ना। इसके लिए आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में थोड़ा जानना होगा, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी होता है कि आपके आँख पे एक चश्मा, एक डिवाइस लगा दिया गया है, और इसमें ना पूरा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। एक अंदर अलग ही दुनिया है ना, अलग ही गेम चल रहा है अंदर, अलग बिल्डिंग, अलग दुनिया, अलग संसार, पूरा सब कुछ दिख रहा है। और सिंस आपका आँख पूरा पैक कर दिया गया है तो एकदम आप इमर्स हो जाइएगा आप इसमें। इसीलिए इसको बोला जाता है इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इमर्स कर देता है, इमर्सिव टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ऑल दीज आर इमर्सिव टेक्नोलॉजी। यू विल गेट इमर्स्ड। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप उसके अंदर जी रहे हैं, आप बाहर नहीं हैं। आप एक आध यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा वर्चुअल रियलिटी में जो गेम खेलते हैं, वो आपको देख के लगे कह रहे हैं कैसा उलझुल हरकत कर रहा है, लेकिन वो उस दुनिया में गया हुआ, आंखों पे वो ये चश्मा पहन के पूरा पैक हो गया है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी पुट्स यूजर इनसाइड वर्चुअल वर्ल्ड, इमर्स देम, ठीक है। इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। 75% वर्चुअल, 25% रियल होता है। द यूजर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड व्हाइल इमर्स्ड इन अ वर्ल्ड दैट इज टोटली इमेजिनरी है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। आपको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। रियलिटी का वर्चुअलाइजेशन कर दिया गया। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? रियलिटी को थोड़ा ऑगमेंट कर दिए। हमको जैसे मेरे सामने टेबल दिख रहा है, ठीक है, आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे, आपको टेबल दिख रहा है। आपको मन किया कि आपको चेक करना कि इस टेबल के ऊपर एक गुलदस्ता रखेंगे तो कैसा दिखेगा, है ना।
यानी आप रियलिटी को थोड़ा ऑगमेंट करना चाहते हैं कि रियलिटी ये है कि टेबल है, हमको एक गुलदस्ता खरीदना है, अभी खरीदे नहीं है, और हमको चेक करना है कि सच में गुलदस्ता यहाँ पे रखाएगा तो कैसा लगेगा। तो मान लीजिए आपके आंख में कोई ऐसा चश्मा पहना दिया जाए जिससे आप कुछ ऐसा सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से कि आप एक गुलदस्ता ला के रख दीजिए, जो आपको गुलदस्ता पसंद है सेम हूबहू वही गुलदस्ता, और रख के चेक कीजिए कि कैसा लग रहा है। यानी जो आपको रियलिटी था, आपका जो टेबल था, उसको ऑगमेंट कर दिया गया, उस पर एक वर्चुअल गुलदस्ता ला के रख दिया गया है। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। आपका आंख बंद नहीं किया जाता, आपको दिख रहा है रियल वर्ल्ड, लेकिन रियल वर्ल्ड में और भी कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे पार्किंग में, अगर आप घर बना रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि इसमें यहाँ खिड़की डालेंगे तो कैसा लगेगा, तो आप वो चश्मा पहने और वो खिड़की वहाँ पे क्रिएट कर देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कैसा लगेगा। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। आप देख रहे हैं कि ये घर बनाए और यहाँ पे पार्किंग बनाएंगे और इसमें गाड़ी लगाएंगे तो देख के ओवरऑल कैसा सीन क्रिएट होगा। आपने अभी पार्किंग बनाया नहीं है, घर बना लिए, लेकिन ये पार्किंग लॉट और गाड़ी जो है वो आप वर्चुअल रियलिटी से लेके आते हैं, आप सॉफ्टवेयर से लेके आते हैं, ये चश्मा पहन के लेके आते हैं, और दोनों को एक साथ मिक्स करके जब आप देखते हैं और आप फील कर पाते हैं, तब आप डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो पाता है। तो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। अब ये दोनों को यूज करके मिक्स रियलिटी बनाया जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी हो गया, वर्चुअल दुनिया में आपको लेके चला गया। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ये है, एग्जिस्ट कर रहा है ये सब बिल्डिंग, और उसमें आप देखना चाहते हैं कि आप उड़ते हुए कैसा लगेंगे, तो ऐसा लगेंगे। आप चश्मा पहन लीजिए, सॉफ्टवेयर डाल लीजिए और ऐसा दिखेगा। ऑगमेंट कर दिया रियलिटी को, और यहाँ रियलिटी को वर्चुअल दुनिया में लेके गया, एक अलग ही दुनिया में लेके गया, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ये है, देखिए वर्चुअल रियलिटी, आंख बंद और अलग दुनिया चल रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसा एकदम जो सिनेमा में देखते हैं कि ऐसे हाथ से हवा में ऐसे खोल देता है और वहाँ पे कुछ कुछ खुल जाता है, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये अपने आप में एक टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका दोनों का डिफरेंस है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है, इंटीग्रेट करता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड ऐड वैल्यूज टू द यूजर्स इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड, है ना, इंटीग्रेट कर देता है। आप समझ में आ गया होगा जो हम बोल रहे हैं कि ग्राफिक्स को, ऑडियो को, टेक्स्ट को, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको इंटीग्रेट कर देता है। आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, जो गुलदस्ता आप रखे थे उसको टच कर सकते हैं, 3D में आपको फील होगा, ऐसा एकदम वो बेकार सा नहीं फील होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी का एक और एग्जांपल है, स्नैपचैट चलता था बीच में, तो उसमें इंसान का चेहरा पे कोई जानवर का चेहरा लग जाता था, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। आदमी का चेहरा रियलिटी है और उसमें जानवर का चेहरा इम्पोज कर दिया, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। कि अब कैसा लग रहा है दोनों मिला के, हिरण्यकशिपु टाइप का दिख रहा है कि नहीं, नरसिंह भगवान जैसा दिख रहा है कि नहीं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या है, सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, है ना, इसमें ऑगमेंटेशन नहीं चल रहा है, इसमें सिमुलेशन चल रहा है। अंदर एक अलग ही दुनिया बना के इस मोबाइल में, कैमरा में, या जो भी डिवाइस है उसमें पूरा स्टोर कर दिया गया, आप उसमें जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो दैट इज सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है, ये ओपेक रहता है, ये रिप्लेस कर देता है ओरिजिनल को, ये रिप्लेस नहीं करता, उसको ऑगमेंट करता है, नया चीज़ ऐड कर देता है, गुलदस्ता ऐड कर देता है, पार्किंग लॉट ऐड कर देता है, गाड़ी ऐड कर देता है, आपको उड़ते हुए ऐड कर देता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी इज कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है, कंबाइंड द रियल वर्ल्ड विद वर्चुअल, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। और देखिएगा ये सवाल अगर आ जाए तो आप लोग सही करके आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मिक्स्ड रियलिटी दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये सब को कंबाइन कर दीजिए, चश्मा विश्मा पहन लीजिए आप, तो ये भी चश्मा सब कुछ, और इमेजिन कीजिए, है ना, कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए। ठीक है, एक दुनिया बना दिया गया है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, और उस दुनिया में क्या है कि आप जैसे ही चश्मा पहने, आपको अमेरिका जाने का मन है, आप प्रोग्रामिंग में गए और क्लिक किए यूएसए का कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग, कोई पर्टिकुलर गली, या न्यूयॉर्क घूमने का मन है, आप न्यूयॉर्क घूमने लगे उसमें, और रियल टाइम में घूम रहे हैं। सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है, रियल टाइम में आप वहाँ पे जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तुरंत आपको मन किया कि नहीं अमेरिका में मन नहीं लग रहा, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, तुरंत आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइएगा। हो सकता है कि आप अमेरिका में हैं और उसी समय कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आदमी है, उसको भी अमेरिका घूमने का मन किया, आप इंडिया में बैठे हुए तो आपको अमेरिका घूमने का मन किया, आप दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में अमेरिका में मिल सकते हैं। दिस इज मेटावर्स, ये है मेटावर्स, है ना। आई होप कि दिस इज मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रहा होगा। चश्मा लगाए और आप स्पेस में पहुंच गए, चश्मा लगाए और आप इलोन मस्क के पास पहुंच गए, आप मार्क जुकरबर्ग के पास पहुंच गए। अब
वो अलग बात है कि आप रियलिटी में जाइएगा तो मार्क जुकरबर्ग आपको घर में घुसने नहीं देगा। तो जो वर्चुअल रियलिटी है उसमें भी मार्क जुकरबर्ग जो है अपने घर में नहीं घुसने देगा, वहाँ पे वर्चुअल गार्ड खड़ा रहेगा, वो आपको नहीं घुसने देगा। रियलिटी में अगर सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने में पैसा लगता है, तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी सिनेमा हॉल में घुसना है तो वहाँ पे भी आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सच में पे करना पड़ेगा, और तब जाके देखिएगा सिनेमा और दिखेगा। अब इसका फ़ायदा आप देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे मैच चल रहा है दिल्ली में, आप बैठे हैं पटना में, आपको मन है आईपीएल मैच देखने का, वो भी एकदम रियल। कैसे देखेंगे, जा नहीं सकते हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन अगर आपके पास डिवाइस है, वो आपको मेटावर्स के थ्रू लेके चला जाएगा वहाँ पे। आपको पे करना है 200 रुपया 300 रुपया, और वो आईपीएल मैच आप लाइव देख रहे हैं ऑडियंस के साथ बैठ के। ऑडियंस का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, गर्मी पसीना सब महसूस हो रहा है आपको। ये है मेटावर्स। मतलब कि आप घर में रहते हुए बाहर चले गए दूसरे दुनिया में, आप बाहर चले गए बाहर की दुनिया में, आप न्यूयॉर्क घूम के आ गए, आप सिडनी घूम के आ गए, या एक कोई टोटली डिफरेंट इमेजिनरी वर्ल्ड भी बनाया जा सकता है सॉफ्टवेयर से, आप वहाँ चले गए। अब इमेजिन कीजिए, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, घर से बाहर लोग नहीं निकलेंगे तो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाएंगे, बीमार होंगे, लेकिन यही चश्मा पहन के बाहर घूम के आ जाएंगे, ख़त्म कहानी। कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, दोस्तों से मिलना था, नहीं मिल पा रहे थे, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉल नहीं होता तो क्या करते, तो वीडियो कॉल था तो जान बच गया। लेकिन अगर मेटावर्स होता, इसको यूज़ करते, तो हम लोग ये पहन के सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के बगल में बैठे होते एक वर्चुअल वर्ल्ड में। ये है मेटावर्स, है ना। और ये कहानी कहाँ से शुरू होता है, स्नो क्रैश, नील स्टीफेंसन का एक नोवेल है स्नो क्रैश, 1992 में पब्लिश हुआ था। और ये कहानी क्या था कि जब एक्चुअल वर्ल्ड इनहैबिटेबल बन गया, रहने लायक नहीं रह गया, तब ऐसा दुनिया एक बनेगा। ये 1992 में बताया था, 30 साल हो गया, 32 साल हो गया। 32 साल पहले ये बंदा जो है प्रेडिक्ट करके चला गया था, और आज उसी को फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग जो है मेटावर्स बना रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मेटावर्स। आई डोंट थिंक कि अब आपको दिक्कत होगा। अब इसको आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा टफ लगता है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसी तरह से इंडिया का इंडिजिनियसली मेड है, आईटी मद्रास ने बनाया है, तो इसलिए इसको भारत ऑपरेटिंग सिस्टम नाम रखा गया है। नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, है ना, हम लोग मोबाइल खरीदते तो देखते हैं उसमें पहले से डिफ़ॉल्ट ऐप होता है, आप उसको डिलीट कीजिए, नहीं डिलीट होगा, डिलीट ही नहीं होगा, बहुत जिद्दी है। तो क्या है, मान लीजिए वो ऐप है हमारा डेटा ट्रैक कर रहा हो, तब तो मेरा तो प्राइवेसी ब्रीच हो गया। लेकिन ये जो भरोस बनाया गया उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है, आपको जो ऐप का ज़रूरत है बस वो यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरत है बस उतना यूज़ कीजिए, है ना। यूजर्स आर नॉट फोर्स टू यूज ऐप दैट दे मे नॉट बी फैमिलियर, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर नहीं रहेगा, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस होगा, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। गेट कीपर्स क्या है, 6 बिग टेक कंपनीज, एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, बाइट डांस, मेटा, बाइट डांस पता है ना, वही शायद टिकटॉक वाला, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, मेटा फेसबुक वाला। तो ये सबको गेट कीपर बोला गया है। किसने बोला है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, जो पीछे आपने पढ़ा है, तो डिजिटल मार्केट, ये पॉलिटी वाले में डिस्कस किया है, डिजिटल मार्केट एक्ट जो है, ये ऐप के तहत इसको गेट कीपर बोला गया। क्यों गेट कीपर बोला गया, क्योंकि ये कंपनी जैसा है जिसके पास बहुत डेटा है और जो कि कुछ भी कर सकती है, इधर उधर कर सकती है दुनिया को, है ना। तो इनको हाई लेवल ऑफ स्क्रूटनी में रखा गया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गेट कीपर्स, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। मेटावर्स तो हो गया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, टू रिप्लेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विथ माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, साइबर अटैक और मालवेयर अटैक बहुत बढ़ रहा है, ऐसे केस में हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो एक तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर माया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उबुंटू टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यही उधर अपना जो सुपर कंप्यूटर था वो भी इसी पे काम कर रहा था। तो इसी के साथ ये सेक्शन हो गया ख़त्म, है ना, ये कंप्यूटर एंड आईटी वाला इसका। आई होप कि 2 पार्ट में इसको ख़त्म किया गया है, और जो बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया तो आपने एंजॉय किया होगा। इसके बाद जो अगला बनाएंगे वो बायोलॉजी वाला पार्ट होगा, जिसमें जेनेटिक्स होगा। दिखा देते हैं आपको अगले वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। अगले वीडियो में आपको ये सब जीनोम एडिटिंग, जीन, क्रोमोसोम, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी,
ठीक है। ये सब आपको मिलेगा, क्रिस्पर, कास9, MDT क्या है, 3 पेरेंट पे भी क्या होता है, बहुत फेमस चीज़ है, स्टेम सेल थेरेपी क्या है, स्टेम सेल बेसिक्स क्या है, स्टेम सेल, हालांकि आप इसका अलग से एक वीडियो बनाया गया है तो वो भी आप देख सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसका अगर इंडेक्स देख लें तो ये बायोटेक्नोलॉजी और ये सब वाला है। IT एंड कंप्यूटर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और उसके बाद ये तो खैर मतलब ये फटाफट डिस्कस होने वाला बहुत छोटा सा सेक्शन है हेल्थ वाला, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे, हाँ मतलब सब डिस्कस कर ही लेंगे, पढ़ने में क्या कोताही है, नोबेल प्राइज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चाहे जो भी टाइम लगे, 8-10 घंटे में ये पूरा मैगजीन डिस्कस हो जाएगा। तो बनाने में मेहनत लग रहा है, आप लोग पढ़ने में मेहनत कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए यार, है ना। चैनल पे सब्सक्राइबर ऐसा लगना चाहिए कि 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर मतलब एक आध महीने में हो जाना चाहिए, तब ना थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मतलब अगर इधर से मेहनत हो रहा है तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गया अब तो।